गढ़ एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए राजस्थान कल्चर की महामैराथन वीडियो लेके आए हैं, जिसके अंतर्गत हम आपको राजस्थान कल्चर की संपूर्ण थ्योरी एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो आप इसमें वीडियो के साथ बने रहिए आगे तक। तो हम शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो की। तो अपना पहला टॉपिक है लोकगीत और लोक गायन शैलियाँ। तो एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि ये है मैराथन वीडियो, तो थोड़ा जल्दी भी चलेंगे। जो चीज़ समझाने की होगी कि वहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा उस चीज़ के बारे में। और अपन इस कंप्लीट कल्चर को 2.5 से 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते अपने पहले टॉपिक की ओर, लोकगीत और लोक गायन शैलियाँ। अपना पहला टॉपिक है लोकगीत और लोक गायन शैलियाँ। तो देखिए, लोकगीत अपन देखते हैं। लोकगीत में 3 प्रकार के लोकगीत आएंगे। एक तो जन्म के समय आएगा, विवाह के समय आ जाएंगे। तो सबसे पहले है जन्म के समय अपने कौन कौन से गीत गाए जाते हैं। तो जन्म के समय, अब वो प्रश्न कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से जन्म के समय गाया जाने वाला गीत नहीं है या गाया जाने वाला गीत है। विवाह के समय कौन सा गीत गाया जाता है या कौन सा विवाह के समय गाया जाने वाला गीत नहीं है। तो इस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछा जाएगा। तो जन्म के समय कौन से गीत गाए जाते हैं? घूगरी, होल्लर और जच्चा। तो इसमें जच्चा पूछे हुआ है, तो ये अपने को याद रखना है, ठीक है। कौन सा? जच्चा वाला। तो और एक है बदावा। बदावा कब गाया जाता है? शुभ कार्य जब संपन्न होता है, तो शुभ कार्य के संपन्न होने पर बदावा गीत गाया जाता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, विवाह के अवसर पर कौन से गीत गाए जाते हैं। तो देखो, विवाह के अवसर पर एक तो है काजलियो। काजलियो कब गाया जाता है? जब दूल्हे के आंख में काजल लगाया जाता है, तो उस टाइम पे काजलियो गीत गाया जाता है। फिर जला या जलाप, ये अपने जब बारात का डेरा देखने जाते हैं ना, उस टाइम पे गाया जाता है, जला या जलाल। एक है अपने कामण। कामण इंपॉर्टेंट है। कामण क्या है कि दूल्हे को, वर वधू को जादू टोने से बचाने के लिए, कि उन पर कोई काला जादू ना कर दे, इस जादू टोने से बचाने के लिए ये गीत, कामण गीत गाए जाते हैं। फिर एक आते हैं ये सीठने। सीठने क्या है? गाली गलौच गीत। तो वो पूछता है डायरेक्ट एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से गाली गलौच गीत है। गाली गलौच क्या है कि वो मतलब हंसी मजाक वाले गीत हैं, उनको गाली गलौच गीत बोला जाता है। क्या नाम है उनका? सीठने, ठीक है। फिर एक है पावणा। पावणा, नया दामाद जी जब घर आएगा, ससुराल आएगा, दामाद जी अंगना में पधारो वाला, तो पावणा गीत उस टाइम पे गाया जाता है। फिर एक आता है अपने, तो इसमें एक तो इम्पोर्टेंट है सीठने और एक इम्पोर्टेंट है कामण। फिर विरह गीत। विरह गीत याद में, एक प्रेमिका द्वारा अपने पति को या प्रेमी को याद करते हुए ये गीत गाए जाते हैं। तो सबसे पहला विरह गीत है चिरमी। चिरमी क्या है? एक चिरमी पौधे को संबोधित करते हुए महिला गाती है, अपने पिता को या भाई को याद करती है कि मुझे मायके ले जाओ, ठीक है। इसके लिए चिरमी गीत गाया जाता है। ओल्लू भी अपने प्रियजनों की याद में गाया जाता है। हिचकी, ये पूछे हुआ है कि हिचकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। तो मेवात क्षेत्र का प्रसिद्ध लोकगीत है। कुरंजा क्या है कि एक कुरंजा पक्षी है, तो इसमें पत्नी इस कुरंजा पक्षी के माध्यम से संदेश भेजती है अपने पति को, ठीक है। फिर आता है एक झोरावा जैसलमेर, ये भी इम्पोर्टेंट है, झोरावा जैसलमेर का। फिर एक है पिपली। पिपली मारवाड़ क्षेत्र में वर्षा ऋतु के दौरान पिपली गीत गाया जाता है, ठीक है। फिर अन्य लोकगीत देख लेते हैं अपन। अन्य लोकगीत में जैसे एक है मूमल। मूमल कहाँ पे? जैसलमेर क्षेत्र का, इम्पोर्टेंट। अब और श्रृंगार प्रधान गीत। अब एक रीट में पूछा गया था कि मूमल गीत में जो राजकुमारी है वो तो अपने है लोधरवा जैसलमेर की रहती है, और जो राजकुमार है वो अमरकोट पाकिस्तान का रहता है, ठीक है। ये रीट में पूछा गया प्रश्न था मूमल का। फिर ढोला मारू में, ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध है? इम्पोर्टेंट, ये अपने सिरोही का प्रसिद्ध है, ठीक है। फिर प्रेम कथा आधारित है, जिसमें ढोला तो अपने नरवर एमपी की रहती है और मारू पुगल बीकानेर का रहता है। फिर एक आता है कांगसी और श्रृंगार प्रधान गीत, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये इम्पोर्टेंट है गोरबंद। गोरबंद ये अपने ऊँट के गले का आभूषण होता है, ठीक है। ऊँट के गले का आभूषण, ये इम्पोर्टेंट है। मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्र में। फिर ये एक लांगुरिया। लांगुरिया लोकगीत गाया जाता है केला देवी में। केला देवी कहाँ की? त्रिकुट पर्वत करौली की, त्रिकुट पर्वत करौली, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछेगा वो, जैसे अभी पटवारी में भी पूछा गया था ये प्रश्न, लांगुरिया लोकगीत कहाँ गाया जाते हैं? कैला देवी की याद में गाया जाता है, कैला देवी के मंदिर में।
फिर एक है हमसीडो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। हमसीडो अपने बिलो का गीत है, ये युगल गीत महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है, ठीक है। फिर वो एक प्रश्न ये पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत पर्वतीय लोकगीत नहीं है या मरुस्थलीय गीत है। तो अपने को इसको फ्लो में याद करना है, इन चारों को, यही पूछते हैं सबसे ज़्यादा। पटेल्या पटेल्या बिछियो लालर माछर, पटेल्या बिछियो लालर माछर, क्या पटेल्या बिछियो लालर माछर, फ्लो में याद करने। फिर ये तो नहीं पूछते इतना, ये चार पूछते हैं, ठीक है, पटेल्या बिछियो लालर माछर। फिर मरुस्थलीय गीत, मरुस्थलीय गीत ये दो इंपॉर्टेंट है, कुरंजा और पीपली। इसमें भी वो यही पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीय गीत है या कौन सा पर्वतीय गीत है, ये वाला। तो कुरंजा, पीपली, रतन राणा, घुघरी और केवड़ा, ये अपने मरुस्थलीय लोकगीत है। फिर एक होता है कुकड़ी। कुकड़ी क्या है कि जब शादी शादी के टाइम पे जब राती जुगा किया जाता है महिलाओं के द्वारा, तो जो राती जुगा का अंतिम समाप्त वो गीत समाप्ति पर जो गीत गाया जाता है ना, वो अपने कुकड़ी लोकगीत गाया जाता है, ठीक है। फिर एक आता है जैसे हिंडोला श्रावण मास में। फिर पंछीड़ा, अब ये जो बिछुड़ा और पंछीड़ा ये दोनों ही अपने हाड़ौती क्षेत्र के प्रसिद्ध लोकगीत है, ठीक है। इसको याद कर लेंगे अपन कि बिछुड़ा और पंछीड़ा दोनों हाड़ौती क्षेत्र के लोकगीत है, ठीक है। ये था अपना पहला चैप्टर, कौन सा, लोकगीत वाला। अब इसमें से 3 से 4 चीज़ें और करनी है अपने को। एक तो इसमें अपना जो राज्य गीत है, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये अपना राज्य गीत है, ठीक है। और कौन सी शैली में गाया है ये, मांड गायन शैली में, मांड गायन शैली में। मांड गायन शैली की इसकी जो प्रसिद्ध गायक का है वो है अपने अल्लाह जिल्लाबाई, ठीक है। फिर एक चीज़ अपने एक ये याद रखनी है कि लोक संगीतों को संस्कृति के मुंह बोले चित्र को किसने कहा है, मुंह बोले चित्र किसने कहा है, देवेंद्र, सीधा प्रश्न पूछता है वो सत्यार्थी, ठीक है। और पहरेदार संगीत, लोक संगीत को संस्कृति के पहरेदार ये किसने कहा है, गांधी जी ने। कैसे याद करेंगे, पहरेदार से याद कर लेंगे। गांधी जी ने भारत को आज़ाद करवाने के लिए पहरा दिया था, तो उस हिसाब से गांधी जी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये वाला ये चीज़ अपने को अलग से याद करनी है। एक आ जाएगा अपने चार वेद, ये अपने टोंक का प्रसिद्ध है, ठीक है। और एक रहता है मोरियो, ये एकदम से दिमाग में है तो मैं बता रहा हूँ। मोरियो होता है सगाई, जिस नई लड़की की जिसकी सगाई होती है ना, तो सगाई हुई लड़की के द्वारा ये गाया जाता है, ठीक है। तो ये था अपना पहला चैप्टर लोकगीत वाला, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो है कामण सीठने, एक ही गांधी जी वाला, हिचकी, कुरंजा, मुमल, ढोला मारू। गोरबंद अपने ऊंट का आभूषण होता है, ये भी अपने अभी पटवारी में जो एग्जाम हुई थी उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो फिर अगला चैप्टर अपना लोक गायन शैलियाँ। तो लोक गायन शैली में पहली है मांड गायन शैली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि जिसकी गायिका कौन है, अल्लाह जिलाबाई, ये इम्पोर्टेंट है, अल्लाह जिलाबाई। और है मांगी बाई उदयपुर की, गौरीबाई पाली की, आपको अपने को ये याद रखना है, अल्लाह जिलाबाई, ठीक है। फिर अल्लाह जिलाबाई को 1982 में इसके लिए पद्मश्री दिया गया, राजस्थान की मरु कोकिला। और मांड गायन में कौन सा अभी बताया था मैंने आपको, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, पधारो नी मारे देश, ठीक है। ये गाना इसमें गाया गया है। फिर दूसरा है मांगण यार, ये अपने जैसलमेर बाड़मेर में। तीसरा है लंगा, जैसलमेर बाड़मेर, और इसका गीत कौन सा है, लंगा का निम्बूड़ा गीत, ठीक है। और एक है तालबंदी ब्रज क्षेत्र में। तो जो इसमें इम्पोर्टेंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है, मांड गायन शैली वाला, ठीक है। एक लंगा भी इम्पोर्टेंट है जैसलमेर बाड़मेर में, जिसका गीत कौन सा है, निम्बूड़ा 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 वाला वो वाला याद रखना है अपने को। फिर एक PY क्यों पूछा गया था ये,
कि जो राजस्थान की कबीर यात्रा है वो किससे संबंधित है, तो ये अपने गायन शैली से संबंधित है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि छेड़े कब गाए जाते हैं, तो छेड़े अपने शिशु जब खत्म हो जाता है ना, छोटा शिशु, तो उसकी मृत्यु पर छेड़े गाए जाते हैं। ओके। फिर एक आता है अपने ध्रुपद गायकी। ध्रुपद गायकी ये अपने 2 से 3 एग्जाम में पूछे हुआ है। ध्रुपद गायकी कि ये किसके शासनकाल में शुरू हुई, मानसिंह तोमर के शासनकाल में, और इसका जो प्रमुख गायक है वो अपने स्वामी हरिदास है। फिर इसके जो खंड है ये भी 2-3 एग्जाम में पूछ रखे हैं कि ऐसा देखे, गोहरवाणी, डागुरवाणी, खंडारवाणी, निम्नलिखित ये किसके खंड है, तो अपने ध्रुपद गायकी के खंड है। ठीक है। और जो अपने मधुभट्ट तेलंग है वो राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका थी, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। मधुबट तेलंग कौन है, राजस्थान की प्रथम ध्रुपद गायिका। अब प्रमुख अपने जो संगीत घराने हैं उसमें से भी अपने से सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि जयपुर घराने से कौन संबंधित है, मनरंग। कथक घराना जो कि जयपुर का प्रसिद्ध है, उसके जो प्रवर्तक है वो कौन है, भानु जी। इंपॉर्टेंट है ये भानु जी। ठीक है। फिर उसके बाद में मेवाती घराने से घग्गे नजीर खान, और फिर एक आता है डागर घराना, डागर घराने से बैराम खान। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कथक घराना। और एक चीज़ मैं एक और क्लियर कर देता हूँ, ये जितने भी मैंने नोट्स बनाए हैं इसमें ये 90% तो इसमें मैटर है अपने PYQ वाला। उसके अलावा जो 10% मैटर है वो अलग है, जैसे NCERT का थोड़ा ले लिया वो वाला मैटर। तो इसमें आपको PYQ का सारा समराइज करके मैंने आपको नोट्स के रूप में तैयार कर दिया है इसको। तो आप एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना अच्छे से। ठीक है। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, लोक वाद्य यंत्र। ठीक है। तो ये अपना नया टॉपिक है लोक वाद्य यंत्र। तो जिसमें पहले आते अपने 4 प्रकार के लोक वाद्य यंत्र आते हैं, एक तत्वाद्य यंत्र, एक सुशीर वाद्य यंत्र, एक घन वाद्य यंत्र, और एक सुशीर हो गया, घन हो गया, तत्व हो गया, और एक हो जाएंगे अवनद वाद्य यंत्र। 4 प्रकार के होते हैं। तो तत्वाद्य यंत्र तो वो होते हैं जो तार की सहायता से, सुशीर वाद्य यंत्र जिसे अब फूंक कर बजाए जाते हैं, घन वाद्य यंत्र वो होते हैं जिनको बजाने पर आवाज़ होती है। ठीक है। और अवनद वाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र होते हैं जिन पर जैसे किसी भी जानवर की या इन सब की खाल मडेवी होती है और उनके द्वारा इनको बजाया जाता है। तो देखिए सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट है तत्वाद्य यंत्र, तार वाले जो वाद्य यंत्र होते हैं उनमें इम्पोर्टेंट जैसे एक सारंगी हो गया, ये देखो ये है सारंगी अपने, तो ये रहे इसके तार, इसके माध्यम से इसको बजाया जाता है। सारंगी, तंदूरा, जंतर, ये देखिए जंतर वाद्य यंत्र, जंतर, रावणहत्ता, मोस्ट इम्पोर्टेंट रावणहत्ता वाद्य यंत्र। ठीक है। कामायचा, ये रहा अपना देखो कामायचा वाद्य यंत्र, चिकारा, इकतारा, रबाब, रबाज, सुरमंडल, गोरजा, पावरा, दुकाका, भपंग। ठीक है। तो ये थे अपने तत्वाद्य यंत्र जिसमें भपंग, रावणहत्ता, कामायचा ये इम्पोर्टेंट है, ये अपने को याद रखने हैं। एक इसमें सारंगी इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है जो मैं ये कलर कर रहा हूँ वो वालों पर अपने को ज़्यादा ध्यान देने हैं। फिर अगला आता है अपने सुशीर वाद्य यंत्र। तो सुशीर वाद्य यंत्र वो वाद्य यंत्र है जो अपने फूंक कर बजाए जाते हैं। तो जैसे अलगोजा, मोस्ट इम्पोर्टेंट अलगोजा, शहनाई भी, ये तो अपने को नॉर्मल पता ही है, शहनाई, पुंगी। एक आता है अपने तुरही, फिर मशक, ये भी इम्पोर्टेंट है, सतारा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो रहा, जैसे तत्वाद्य यंत्र की ट्रिक क्या होगी कि जिसके अंत में भी तार आ रहा हो ना वो तत्वाद्य यंत्र हो जाता है लगभग 95-98%। परंतु सतारा में ये केस उल्टा पड़ जाता है, सतारा में वो तत्वाद्य यंत्र ना होकर सुशीर वाद्य यंत्र होता है। ठीक है। तो सतारा हो गया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया है सतारा। फिर नड़ भी बहुत बार पूछ लिया है, ये देखो ये फूकनी सी है नड़। ठीक है। मोरचंग, ये रहा देखो, नागफणी, सुरनाई, सिंगा, करना, मुरली, भुंगल, बांकिया, ये टोटो और तारपी। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, इनको याद रखना है अपने को। ठीक है। एक जैसे आ जाएगा अपने मशक, मशक भी इम्पोर्टेंट है, तो मशक याद रखना है अपने को। ओके। मशक 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 तो इसमें यहाँ पे भी आ गया, चलो सॉरी। फिर आगे है तीसरा अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्र मैंने बताया था जैसे चमड़े या जानवर की भी खाल रहती है कहीं पे, तो चमड़े से युक्त होते हैं और इनको हाथ या डंडे से मारकर बजाया जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, जैसे चंग,
चंग ये जैसे होली पे शेखावाटी क्षेत्र में बजाया जाता है। मांदड़, पखावज, मृदंग, देखो ये रहा मृदंग, ढोलक की आकृति जैसा। ढेरू, खंजरी, डफ, माठ, नौबत। अब जैसे बाजे छे नौबत मारा डिगीपुरी का राजा, वो वाला है ना, वो वाला वाद्य यंत्र नौबत। नगाड़ा अपने को पता ही है, ढोल पता ही है, डमरू पता ही है, धोसा और टामक। अब जिसमें ये धोसा है ना, धोसा ये अपने सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा वाद्य यंत्र होता है, ठीक है। तो धोसा अपने सबसे बड़ा वाद्य यंत्र हो गया। उसके बाद में अपन बढ़ते हैं घन वाद्य यंत्र में। तो घन वाद्य यंत्र मैंने बताया आपको, जिनको आपस में बजाएंगे तो आवाज़ आएगी। आवाज़ जैसे झांझ, मंजीरा, ताशा, खड़ताल, रमझोल, भरनी, श्रीमंडल, झालर, चिमटा, करताल, लेजिम। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे एक तो खड़ताल, एक अपने रमझोल, वो जो अभी गाना भी चल रहा है तेरी तो रमझोल बोलेगी, वो वाला गाना, ठीक है। एक अपने करताल और एक अपने ये लेजिम। तो जिसमें ये जो लेजिम है वो अपने गरासिया जनजाति का है, गरासिया जनजाति का, ओके। एक ही अपने को याद रखना है। फिर बढ़े आगे। तो ये था अपना मोटा मोटा कि 4 प्रकार के जो वाद्य यंत्र है, एक सुशीर वाद्य यंत्र, एक अवनत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, ये और एक तत्वाद्य यंत्र। तो ये थे जिसमें इम्पोर्टेंट मैंने आपको बता दिए। अब देखो जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके बारे में थोड़ा सा वर्णन भी देख लेते हैं। तो जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, ये देखिए रावण हत्ता, ये वाला रावण हत्ता। तो जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है वो उसका निर्माण कैसे किया जाता है? तो रावण हत्ता वाद्य यंत्र का निर्माण, पूछे हुआ प्रश्न है ये, आधे नारियल के खोल पर बकरे का चमड़ा चढ़ाकर इसका निर्माण किया जाता है और भीलो या फिर भोपों के द्वारा, किसके द्वारा? भीलो या भोपों के द्वारा, भीलो या भोपों के द्वारा पाबूजी की फड़वा बाँचते समय रावण हत्ते का प्रयोग किया जाता है। तो भीलो या भोपों के द्वारा रावण हत्ते का प्रयोग, किसकी? पाबूजी की फड़, इंपॉर्टेंट है ये वाला। और इसमें 9 तार होते हैं अपने, ओके। फिर आता है दूसरा कामायचा। कामायचा में अपने 27 तार होते हैं और ये अपने सारंगी के समान होती है। सारंगी मैंने आपको ऊपर दिखाई दिया, सारंगी के समान। और सारंगी क्या था? तत्वाद्य यंत्र। और इसको मांगणी आर जाति प्रयोग में लेती है और इसके जो प्रमुख कलाकार है वो है साकर का, पूछे हुआ प्रश्न है ये। फिर तीसरा आता है अलगोजा। अलगोजा अपने राजस्थान का राज्य लोक वाद्य यंत्र है जो बांसुरी के समान होता है और इसमें लगभग 4 से 7 छिद्र वाली 2 बांसुरी होती है। 2 बांसुरी को होठों के बीच में रखकर इसको बजाया जाता है। परंतु एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, रामनाथ जो चौधरी है अपने पदमपुरा गांव जयपुर के, वो नाक से अलगोजा बजाते हैं। देखो ये रहे, मैंने फोटो लगाई इनकी, ये रहे अपने रामनाथ चौधरी, ये यहाँ पे नाक में अलगोजा लगा के, ये रहे देखो अलगोजा, ये इनको पद्मश्री भी दिया गया था, ठीक है। ये याद रखना है अपने को। उसके बाद में मोरचंग। मोरचंग अपने सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। जैसे धोसा मैंने आपको बताया सबसे बड़ा वाद्य यंत्र है, वैसे ही मोरचंग सबसे छोटा वाद्य यंत्र है और इसको जूप हार्प की उपाधि भी प्रदान की गई है। यूरोपियन जूप हार्प जैसे है उसी प्रकार अपने मोरचंग है और लंगा जाति इसको प्रयोग करती है। तो ये जूप हार्प एग्जाम में पूछे हुआ है। फिर जंतर वाद्य यंत्र। जंतर मैंने आपको दिखाई दिया, ये रहा जंतर, ये वाला जंतर। तो जंतर वाद्य यंत्र अपने कौन प्रयोग में लेता है? देवनारायण जी की जो फड़ बाजते हैं ना, उस टाइम पे जंतर वाद्य यंत्र लिया जाता है। जैसे पाबूजी की मैंने आपको बताया, पाबूजी की फड़ वाचन करते समय रावण हत्ता प्रयोग किया जाता है, वैसे ही जंतर वाद्य यंत्र देवनारायण जी की फड़ बाजते समय प्रयोग किया जाता है। किसके द्वारा? गुज्जर जाति के द्वारा, ओके। फिर उसके बाद में आगे देखते हैं अपन। अब जैसे सबसे अच्छा जो तत्वाद्य यंत्र है वो है अपने सारंगी। उसके बाद में अलवर के जो सारंगी है वो अपने अलवर के जोगियों के द्वारा प्रयोग में ली जाती है। तो सबसे अच्छा तत्वाद्य यंत्र पूछे तो सारंगी। उसके बाद में अपन प्रमुख कलाकार देख लेते हैं, ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। जैसे भपंग जो है उसका जहूर खां मेवाती है। शहनाई जो सुशीर वाद्य यंत्र है वो अपने बिस्मिल्लाह खान है, ये अपने को पता ही है। उसके बाद में बांसुरी का हरिप्रसाद चौरसिया, इनका तो कोई सानी है ही नहीं। अलगोजा रामनाथ चौधरी जो कि नाक से बजाते हैं अपने, नाक से। उसके बाद में नड़ करना भील। खड़ताल का सदिक खामांगणियार, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया है बहुत बार।
और नगाड़ा का रमा किशन सोलंकी। ये लगभग पूछे हुए हैं सारे के सारे एग्जाम में, मतलब इनमें से कोई भी पूछ लेता है। और ये जो मैंने जितने भी लिखे हैं ये सारे के सारे पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, तो इनको याद रखना है। तो ये था अपना तीसरा टॉपिक, क्या कि मैंने आपको जैसे लोक संगीत पढ़ा दिया है अभी तक, लोक संगीत में। उसके बाद में लोक वो जो शैलियाँ पढ़ाई थी, जिसमें मांड सबसे इम्पोर्टेंट बताया था मैंने। मांड गायन शैली में मैंने क्या बताया, एक तो अपने को याद रखना है अल्लाह जिला भाई जिन्होंने, और मांड गायन शैली में कौन सा गाना गाया गया था, केसरिया बालम पधानो रे मारे देश, जो कि अपना राज्य गीत था। ठीक है, और अल्लाह जिला भाई को 1982 में इसके लिए पद्मश्री दिया गया था। ये मैंने मांड गायन शैली, और एक लंगा भी बताई थी जो अपने जैसलमेर उस साइड में थी। ठीक है, ये तो लोक संगीत गायन से लिया। फिर एक मैंने बताया था लोक संगीत में, एक तो पहरेदार किसने कहा, गांधी जी ने कहा था, ये अपने को याद रखना है। फिर मैंने एक दो इम्पोर्टेंट बताए थे, एक तो छेड़े जो कि शिशु मृत्यु पर गाए जाते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंट मैंने क्या बताया था, एक सीटने लोकगीत होते हैं जो कि गाली गलौच वाले लोकगीत होते हैं। ओके, एक अपने मूमल बताई थी जो कि जैसलमेर में। फिर एक बिछुड़ा, ये अपने हाड़ौती में। तो ये मैंने इम्पोर्टेंट जो थे उनका रिवीजन भी करवा दिया यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो ये अपने को इतना इतना मोटा मोटा याद रखना है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अब देख लेते हैं अपन क्षेत्रीय नृत्य राजस्थान के। ठीक है, राजस्थान के क्षेत्रीय नृत्य। तो देखो इस टॉपिक में सबसे जो मतलब 90% एग्जाम में प्रश्न पूछे हैं वो अपने जनजातीय लोक नृत्य, जनजातियों के जो लोक नृत्य है ना, जैसे भीलों के, सहरिया के, गरासिया जनजाति के, गरासिया जनजाति के, इनके जिनके भी है ना जो जनजाति से हैं उनके प्रश्न पूछे हुए हैं। तो अपने को फोकस करना है उन पर ज़्यादा, उन पर इनको छोड़ना नहीं है, परंतु फोकस जो ज़्यादा है वो उन पर करना है। तो देखिए जैसे बिंदोरी जो नृत्य है वो अपने झालावाड़ में और पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। अपने को याद रखना है इसमें झालावाड़ है, और जहाँ पे भी ये पुरुष महिला आएगा वो मैं बता दूंगा कि कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिंदोरी नृत्य अपने झालावाड़ में किया जाता है, झूमर नृत्य अपने हाड़ौती में। घूमर अलग है, घूमर ये अलग है, ये अपने राजस्थान का राज्य नृत्य है जिसे नृत्यों का सिरमौर करते हैं, नृत्यों का सिरमौर। ठीक है, फिर एक है ढप नृत्य अपने शेखावाटी में, शेखावाटी में चंग नृत्य है, ये सब गिंदड़ नृत्य है, कच्ची कोड़ी ये भी आएंगे भी। फिर खारी नृत्य है मेवात क्षेत्र अलवर में, लुम्बर नृत्य जालोर में, और जालोर में एक जोग्राफी का बता देता हूँ, वो लूणी नदी आती है ना, उसका जो अपवाह है उसको क्या कहते हैं जालोर में, नेहड़। ओके, उसके बाद में गैर नृत्य कनाना बाड़मेर और मेवाड़ में, ये इंपॉर्टेंट है गैर नृत्य। ठीक है, गैर नृत्य आ गया, बढ़ते हैं आगे। फिर आता है अपना घूमर नृत्य। तो झूमर, झूमर था अपने हाड़ौती का, और हाड़ौती का मैंने क्या बताया था, वो बिछुड़ा भी लोक संगीत बताया था। झूमर, अब ऐसे ही मैं आपको लिंक कर दूंगा कहीं का कहीं भी, कंप्लीट वीडियो देख लेना, कंप्लीट उसकी रिवीजन हो जाएगी आपकी कल्चर की, 1 से 2 बार देखोगे तो दिमाग में भी सेट हो जाएगी। घूमर नृत्य केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ये घूमर नृत्य। उसके बाद में केवल महिलाओं के द्वारा, देखो ये महिलाएं रही और घूमर नृत्य कर रही हैं। अब जिसमें ये जो लहंगे का घेर होता है ना ये वाला, इसको तो अपन बोलते हैं घूम, क्या घूम, ये वाला घूम। ठीक है, और 8 इसके जो चरण होते हैं उनको सवाई कहा जाता है। ये पीवाईक्यू में पूछे हुआ प्रश्न है, 8 चरण सवाई कहलाते हैं। इसे राजस्थान का राज्य नृत्य भी कहते हैं और लोक नृत्यों की आत्मा भी कहा जाता है। उसके बाद में है अगला बम नृत्य। तो देखिए बम नृत्य, बम नृत्य कहाँ का है, अलवर और भरतपुर का पूछे हुआ है, इम्पोर्टेंट है। और नई फसल जब आती है तो उसके आगमन पर, जैसे नई फसल आई तो किसान लोग खुश होते हैं, तो उसकी कंडीशन में अलवर और भरतपुर में क्या किया जाता है, बम नृत्य किया जाता है होली के अवसर की साइड में। ये वाला पीवाईक्यू पूछे हुआ है नई फसल के आगमन पर। ठीक है, कहाँ पे किया जाएगा, अलवर भरतपुर में। ओके, फिर अगला है गिंदड़ नृत्य, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
वीडियो में भी पूछा गया था इसके बारे में, पटवारी में पूछा गया हुआ है। क्या है गिंदड़ नृत्य? ये शेखावाटी क्षेत्र, पहला तो पूछेंगे वो क्षेत्र हाड़ौती में है, कहाँ पे है, तो शेखावाटी क्षेत्र में। फिर केवल पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, ये देखिए मैंने दिखाऊं आपको गिंदड़, देखो ये वाला जो है ये है अपना गिंदड़ नृत्य। अब इसमें देखो ये है पुरुष, परंतु इसने पहन रखी है महिलाओं की ड्रेस। तो जो ये महिलाओं की ड्रेस पहनता है ना जो पुरुष, उसको अपन कहते हैं मेहरी या गणगौर, ठीक है। ये वाला समझ गए। और इसमें जो विभिन्न प्रकार के स्वांग रचे जाते हैं, साधु, शिकारी, सेठ, सेठानी, दूल्हा, दुल्हन, ये तो जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो चीज़ हो गई सबसे बड़ा एक शेखावाटी क्षेत्र का। दूसरा केवल पुरुषों का नृत्य है। और जो मेहरी या गणगौर कौन है? जो पुरुष महिलाओं की ड्रेस पहनता है ना, वो उसको मेहरी या गणगौर कहते हैं उसको। उसके बाद में कच्छी घोड़ी, कच्छी घोड़ी ये भी शेखावाटी में, और केवल पुरुष करेंगे इसको भी। अब देखो ये है काठ की कच्ची घोड़ी, घोड़ी के समान एक काठ की होती है, उसके अंदर बैठ के इसमें पुरुष फूल जैसे अपने खिलता है, फूल जैसे खिलता है और जैसे बंद होता है ना, उसके दृश्य इसमें दर्शाए जाते हैं बंद में, ठीक है। किसमें? कच्ची घोड़ी के अंदर फूल खिलने और मुरझाने के दृश्य। फिर चंग अपने शेखावाटी में होली के अवसर पर, मैंने आपको ऊपर दिखाया था चंग नृत्य। चंग वो जो अवनद वाद्य यंत्र होता है गोल सा, वो वाला चंग नृत्य है। फिर ढोल नृत्य जालोर में है, और ये पीवाई के पूछे हुआ है कि कौन सी शैली में बजाया जाता है, तो ये अपने चंग ढोल किसमें? थाकना शैली में बजाया जाता है। तो देखो अब शेखावाटी के कौन कौन से हो गए? शेखावाटी सबसे पहले चंग, कच्छी घोड़ी, गिंदड़, ठीक है, हो गई है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन। ढोल जालोर थाकना शैली में सरगड़ा या भील जाति के द्वारा। फिर डांडिया अपने मारवाड़ क्षेत्र में, और गरबा अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर में नवरात्रा पर। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो बांसवाड़ा डूंगरपुर है ये यहाँ पे अपने गुजरात का प्रभाव है, क्योंकि गुजरात से टच होता है ये वाला क्षेत्र। तो वहाँ पर जैसे गुजरात में तो फेमस है ही अपने गरबा वगैरह, तो उसके प्रभाव के कारण, टच है क्षेत्र तो उसके प्रभाव के कारण अपने जो गरबा है वो अपने बांसवाड़ा डूंगरपुर में किया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, इम्पोर्टेंट है ये। अब आगे ये है घुड़ला नृत्य, सिर पर छिद्रित मटका रखकर किया जाता है। तो वो सीधा सा पूछेगा सिर पर छिद्रित मटका रखकर मारवाड़ क्षेत्र में कौन सा नृत्य किया जाता है? तो घुड़ला नृत्य किया जाता है। और किसकी याद में किया जाता है? ये अपने सातल देव की याद में। ओके, तो इम्पोर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य क्या है अपने कि तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में कामड़िया पंथ की महिलाओं के द्वारा, कामड़िया पंथ की महिलाएं करती है, देखो ये रही, और बैठ कर किया जाता है ये नृत्य। क्या है? ये रहा, देखो बैठ कर नृत्य किया जाता है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो बैठ कर किया जाता है, ये रही महिला बैठ कर नृत्य करती है। 13 मंजीरे रहते हैं इसमें, ठीक है। फिर मुख्य केंद्र, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछ लिया ये, मुख्य केंद्र पादरलापाली में। और इसकी कलाकार कौन है? अपने मांगी बाई, लक्ष्मण दास कामड़, और चौतारा और तानपुरा वाद्य यंत्र। इसमें तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि इसने पीवाईक्यू में नहीं पूछा हो, गोड़ के पी जाना चीनी के जैसे, ठीक है, नहीं हो गया। फिर आता है अपने अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य अपने कतरियासर बीकानेर पूछे हुआ है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। जलते अंगारों पर, देखो ये रहे, जलते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। और किसके? जैसे कृषि गतिविधियां की जाती है, मतीरे फोड़ने का, हल जोतने की आदि क्रियाएं की जाती है। और फिर ये फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं यहाँ पर डांस करते करते, किसका? फतेह फतेह का उच्चारण करते हैं। ओके, और उसके बाद में इसको जो गंगा सिंह ने ना प्रोत्साहन किया था इस वाले अग्नि नृत्य को, तो इसमें एक तो इसका केंद्र पूछते हैं कहाँ का है, और एक इसने कौन सा संप्रदाय इससे जुड़ा हुआ है, जसनाती संप्रदाय, और ओनली पुरुष करते हैं, ठीक है। फिर भवई नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट ये भी, भवई नृत्य, भवई नृत्य अपने मेवाड़ क्षेत्र में, उदयपुर संभाग मान लो या मेवाड़ क्षेत्र में, और इसके जो प्रवर्तक है वो अपने बाघ जी। ओके, फिर अन्य है स्वरूप सिंह, ये भी बहुत बार पूछ लिया है, स्वरूप सिंह, तारा शर्मा, कृष्णा व्यास, ये कृष्णा व्यास भी पूछे हुए है। फिर इसमें विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं, जैसे
कि भाई डांस कर रहे हो और नीचे झुकते झुकते मुंह से रुमाली उठाना, या 10-10 12-12 मटके ऊपर सिर पर रखकर नाचना, कांच के गिलास के ऊपर नाचना, एक पैर से नाचना, ये सब जो विभिन्न प्रकार के करतब दिखाए जाते हैं वो अपने भवई नृत्य में दिखाए जाते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार की कहानियाँ की जाती है, शंकरिया, ढोला मारू, सूरदास। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक तो ये फैक्ट है, एक ये प्रवर्तक और एक ये स्वरूप सिंह और कृष्णा व्यास। ठीक है, फिर एक ये पूछ लेते हैं कि भाई राजस्थान का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें विभिन्न प्रकार के करतब, जैसे कि एक पैर पर डांस, गिलास पर डांस, या मुंह से रुमाल उठाना, ये सब किए जाते हैं, तो वो अपना भवई नृत्य है। फिर आता है अगला चरी नृत्य या चरी नृत्य। चरी नृत्य अपने किशनगढ़ अजमेर में किया जाता है और गुज्जर जाति की महिलाओं के द्वारा। किसकी जाति? गुज्जर जाति। अब भी एक यहाँ पे पूछ लेता हूँ मैं, गुज्जर जाति किससे संबंधित है? क्या आया था? देवनारायण जी की फड़वाचन। देवनारायण जी फड़वाचन करते हैं, फड़वाचन। और किसके द्वारा? जंतरवाद यंत्र के द्वारा। कौन करता है? गुज्जर जाति की। तो चरी नृत्य भी कौन कर रहा है? गुज्जर जाति की महिलाएं करती है। अब ये देखो, सिर पर ये टोक नहीं रहती है, इसमें कपास के बीज रहते हैं, कपास के बीज, और ये जलते रहते हैं, तो सिर पर चरी में कपास के बीज रख कर ये डांस किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कलाकार कौन है इसकी? फल्गुबाई। ओके, तो ये वाला पॉइंट अपने को याद रखना है। चरी नृत्य कहाँ का है? किशनगढ़ अजमेर का। गुज्जर जाति की महिलाएं करेंगी, सिर पर चरी में कपास के बीज रखकर। फिर अगला है अपने डांग नृत्य। नाथ द्वारा राजसमंद और होली पर किया जाता है। नाथ द्वारा राजसमंद का प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट है। नाहर नृत्य या भीलवाड़ा, ये कहाँ पे किया जाता है? नाहर नृत्य भीलवाड़ा में। तो ये थे अपने नॉर्मल क्षेत्रीय जो बोलते हैं, जैसे शेखावाटी का अलग हो गया, मारवाड़ का अलग हो गया, वागड़ के अलग हो गए, और अपने ये पूर्वी राजस्थान के अलवर के अलग हो गए, ये सब। अब जो अपने सबसे जो 80 या 90% अपन प्रश्न पूछते हैं ना, PYQ देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो क्या देखेंगे अपन कि वो पूछते हैं जनजातीय नृत्य। और जनजातीय में भी सीधा सा वो पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा भीलों के द्वारा किया जाता है, गरासिया के द्वारा किया जाता है, सहरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो अपने तो सीधी सी ट्रिक याद कर लेंगे, उसके बेस पे जो भी पूछेगा उसको देख लेंगे। सबसे पहला मेव जाति। मेव जाति में दो है, रणबाजा, रतवाई। क्या? रणबाजा और रतवाई, बहुत बार पूछ लिया है। मेव जाति के रणबाजा, रतवाई। उसके बाद में कथोड़ी जनजाति। तो देखो, कथोड़ी जनजाति एक तो है मावलिया और होली नृत्य। होली नृत्य पूछे हुआ है कि कथोड़ी कौन सा होली नृत्य कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? तो कथोड़ी जनजाति के द्वारा। और कौन सी साड़ी, ये एक दो बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि फड़का साड़ी किसके द्वारा पहनी जाती है? कथोड़ी जनजाति के द्वारा पहनी जाती है। फिर बंजारा जनजाति के द्वारा मछली नृत्य किया जाता है। ये सीधे सीधे फैक्ट है, याद करने पड़ेंगे इनको। फिर कंजर जनजाति के द्वारा चक्री नृत्य और धाकड़ नृत्य। तो चक्री नृत्य महिलाओं के द्वारा किया जाता है कंजर जनजाति की। फिर अब आता है कालबेलिया जनजाति का। तो देखो, कालबेलिया नृत्य जिसको अपन स्नैक चार्मर डांस भी बोलते हैं, कालबेलिया नृत्य को। और इसकी जो प्रसिद्ध डांसर है वो अपने गुलाबो सपेरा, ये रही जी, इनको पद्मश्री भी प्राप्त है। तो और इनके जो वाद्य यंत्र है वो अपने डफली, ये पुंगी बहुत बार पूछ लिया है, याद कर लेंगे इसको कि कालबेलिया नृत्य के जो वाद्य यंत्र है वो क्या है? अपने डफली, पुंगी या खंजरी, जिसमें पुंगी अपने को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और एक डफली भी। और इसको 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया था। और अब मैं पूछूं कि जैसे अपने जो किले कौन से हैं? किले की ट्रिक है अपने गाजर, चीकू, आम। तो अपने 6 किले शामिल किए गए थे। इस ट्रिक का मैं आगे विस्तार से वर्णन कर दूंगा। ओके, फिर अन्य जो नृत्य है कालबेलिया जनजाति के, एक है चक्री नृत्य, एक शंकरिया नृत्य, ये पूछ लिया गया है, शंकरिया नृत्य। उसके बाद में इंडोनी नृत्य, बागड़िया नृत्य और पनिहारी नृत्य। तो जिसमें बागड़िया नृत्य है, भीख मांगते समय ये किया जाता है। तो ये थे अपने कालबेलिया जाति के। कालबेलिया जाति के कौन कौन से हो गए? एक तो कालबेलिया नृत्य जिसको अपन स्नैक चार्मर डांस भी बोलते हैं, स्नैक चार्मर डांस। उसके बाद में एक इम्पोर्टेंट है बागड़िया, एक इम्पोर्टेंट है इंडोनी, और एक इम्पोर्टेंट है शंकरिया। ओके, फिर अपन देखते हैं भीलों के नृत्य। तो भीलों के नृत्य की एक ट्रिक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे।
भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में हाथी पर लठ लेकर द्विचक्री घूमी। यह तो इस ट्रिक से याद कर लेना, नहीं वैसे देख लेना। तो देखो भीलों की गौरी, तो एक नंबर पे तो हो गया ये, एक गैर, युद्ध, हाथी, हाथी मना, द्विचक्री, घूमी से घूम रहा। ये देखो, तो देखो एक गैर, गैर नृत्य मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा होली पर किया जाता है। कैसे किया जाता है कि एक राउंड शेप में पुरुष रहते हैं सारे, उनके हाथ में लकड़ियां रहती हैं, इन लकड़ियों को बजाते हुए आपस में वो ये गैर नृत्य करते हैं। ये पूछ लिया गया है प्रश्न कि गैर नृत्य जो है उसका केंद्र क्या है, कनाना गांव बाड़मेर, इंपॉर्टेंट है ये। फिर अगला आता है अपने गौरिया राई नृत्य, मोस्ट इंपोर्टेंट, गौरिया राई नृत्य, ये मेवाड़ में भीलों के द्वारा किया जाता है। और वो जो था अभी भवाई आया था, भवाई था, वो भी अपने उदयपुर संभाग या फिर मेवाड़ बोल देंगे अपन। फिर श्रावण मास में किया जाता है रक्षाबंधन के अगले दिन से। तो रक्षाबंधन अपने कब आती है, ये अपने आती है श्रावण पूर्णिमा को, श्रावण पूर्णिमा को। तो वहां से लेके अपने अगले दिन तक 40 दिनों तक किया जाता है ये। ओके। फिर लोक नाट्यों का इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य या प्राचीनतम लोक नाट्य कहते हैं इसे। और ये किसकी कविता पर आधारित है, ये अपने है शिव भस्मासुर की कविता पर आधारित। ओके, जिसमें जो शिव का पात्र है उसको अपन पूरिया कहते हैं। ये पूछे हुआ प्रश्न है कि पूरिया कौन होता है, वो शिव का पात्र होता है पूरिया। और किस में होता है वो, गौरी लोक नृत्य में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेजा नृत्य, नेजा नृत्य क्या है कि लकड़ी के डंडे पर बंधे नारियल को पुरुष उतारने की कोशिश करते हैं और महिलाएं उसको बचाती है, तो ये है अपने नेजा नृत्य। फिर हाथी मना, युद्ध नृत्य, द्विचक्री नृत्य, घूमरा नृत्य और रमणी नृत्य, ये मैंने एक ट्रिक से आपको बता दिए। ठीक है, ओके। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट तो देखो, एक तो हो गया गैर नृत्य, एक गौरी नृत्य, उसके बाद में उन्होंने पूछ रखा है एक हाथी मना नृत्य, एक द्विचक्री नृत्य। ये चार तो 90% एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है। फिर युद्ध नृत्य भी जैसे वो पूछ लेता है कभी कभार। ओके, फिर सबसे इम्पोर्टेंट इनमें है ना गैर, इसके भीलों के नृत्य होते हैं। कौन सी ट्रिक है, भीलों की गौरी, गैरों के युद्ध में, रम पीकर, हाथी पर लठ लेकर, द्विचक्री घूमी। ठीक है, नहीं तो वैसे सीधे सीधे हो जाएंगे। गैर गौरी, दो तो ऐसे याद रखना है, गैर गौरी, ठीक है, हाथी युद्ध, गैर गौरी हाथी युद्ध। ओके, फिर द्विचक्री घूमी, द्विचक्री घूम रहा। ओके, फिर बढ़ते हैं अपन ग्रास्य जनजाति के नृत्य। तो ग्रास्य जनजाति के नृत्य देख लेते हैं। सबसे पहला आता है इसमें इसका सूत्र। तो सूत्र क्या है इसका, देखो, गोलू मामू जवारा में कूदो, जवारा में कूदो। तो गो से गोल, लू से लूर, माँ से मांदड़, मो से मोर, मोरिया नृत्य है ना। ज्वारा से ज्वारा नृत्य, वा से वालर नृत्य, रा से रायण नृत्य। ठीक है जी। फिर कूदो से कूद नृत्य। तो ये नृत्य किसके हैं, ग्रास्य जनजाति के। तो इसकी ट्रिक क्या हो गई, गोलू मामू ज्वारा में कूदो, 2 से 3 बार देख लेना, याद हो जाएगी ये। फिर जैसे गो से गोल नृत्य, ये मैंने आपको ऊपर बताई दिए। तो जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट नृत्य है वो है अपने वालर नृत्य। तो वालर नृत्य कहाँ का है, ये सिरोही का है। वालर नृत्य युगल नृत्य है और बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया है, बिना वाद्य यंत्र के कौन सा नृत्य किया जाता है अपने, तो वो है वालर नृत्य। फिर लूर नृत्य, ये है वर पक्ष की जो महिलाएं होती है वो वधु पक्ष से कन्या की मांग करती है, तो उस समय जो नृत्य किया जाता है वो अपने लूर नृत्य। इम्पोर्टेंट है वालर नृत्य, किसके द्वारा किया जाता है, ग्रास्य जनजाति के द्वारा, और एकमात्र है जो बिना वाद्य यंत्र के किया जाता है। फिर आता है सहरिया। तो सहरिया की ट्रिक क्या हो जाएगी, या तो इसको ट्रिक से याद रख लो, शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा व झेला लाया। तो देखो
ठीक है। तो शहर का शिकारी इंद्रपरी के लिए लहंगा झेला लाया, एक सांग नृत्य। तो 5 है ये शहरिया जनजाति के, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक तो शिकारी नृत्य, और एक है अपने इंद्रपरी नृत्य, ये बहुत बार पूछ लिया है। तो ये थे अपने जनजातीय नृत्य। तो देखो मैं एक बार वापस ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ इसको। देखो सबसे पहला भील, तो भीलों की, अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ट्रिक की जगह, भीलों की गौरी गैरों के युद्ध में हाथी पर रम लेकर द्विचक्री घूमे। ठीक है, ये तो भील के। फिर गरासिया के गोलू गोलू गोल लूर मांदड़ गोलू मामू मोरिया गोलू मामू ज्वारा वालर में कूदो रायण और कूदो से कूद नृत्य। ठीक। फिर तीसरा सहरिया, शहर का शिकारी इंद्र परी के लिए लहंगा व झेला लाया, एक ये ट्रिक हो गई। फिर उसके बाद में एक मैंने बताया था आपको मेव जनजाति के, जिसमें रतवई और रणबाजा। ठीक है। फिर एक मैंने आपको बताया कौन सा, मछली नृत्य, जो बंजारों के द्वारा। ठीक है, ये हो गया मछली नृत्य। फिर एक था कालबेलिया जनजाति का, कालबेलिया जनजाति, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था स्नैक चार्म डांस, और उसके अलावा जो मैंने बताया था जैसे शंकरिया इंडोनी। ओके, तो ये है अपने इम्पोर्टेंट याद रखने जनजाति के, मैंने करवा दिए है रिवीजन। ठीक है, ये था अपना राजस्थान के लोक नृत्य वाला चैप्टर। बढ़े आगे, चलो तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं अपन। ये क्विक रिवीजन वाली सीरीज है, ये जैसे 2.5 से 3 घंटे। अब जैसे आपकी एग्जाम है तो एक दिन पहले 2 की स्पीड में इसको कंप्लीट कर दिए एक बार सारे फैक्ट। अब इसमें एमसीक्यू वाली क्लास में क्या दिक्कत होती है कि मैं लेके आया जैसे कि हाँ भाई 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू ले आया। अब राजस्थान की कल्चर को एमसीक्यू के द्वारा करवाना खांडे की दार है, इतने तो इसमें फैक्ट आ जाते हैं। तो एमसीक्यू से ना तो वो फैक्ट कवर हो पाते हैं। हाँ, बाई चांस सीधे सीधे एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया वो बात अलग है, परंतु अगर अपन को राजस्थान कल्चर को कंप्लीट करना है ना, तो सबसे अच्छा राजस्थान कल्चर और राजस्थान हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट इन अथासागर है, इनमें जितना पढ़ो उतना ही कम है। तो इनको अगर अपन थ्योरी के माध्यम से 2 से 3 घंटे में क्विक रिवीजन के द्वारा कर लेना, तो सब इससे अच्छा तो कोई उपाय ही नहीं है इनको याद करने का। ठीक है, तो इसको अगर आप 1 से 2 बार देख लोगे ना, तो आपके सारे फैक्ट क्लियर है। ठीक है, तो अगला टॉपिक आ गया है अब राजस्थान के परिधान, जिसमें सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पुरुष परिधान। तो पुरुष परिधान में ये आती है पगड़ी, राजस्थान की शान पगड़ी भाई साहब। तो इसकी जो शैलियाँ हैं वो पूछी जाती हैं, बहुत बार पूछ चुके हैं। अटपटी 3 पूछते हैं वो सबसे ज़्यादा, अटपटी, अमरशाही और उदयशाही। निम्नलिखित में से किसके प्रकार हैं, पगड़ी के या सूट के, किसी के भी दे देंगे, वो महिलाओं की साड़ियाँ हैं क्या है। तो ये अपने पगड़ी की शैलियाँ हैं, खंजरशाही, शिवशाही, विजयशाही। ठीक है, उसके बाद में विशेष प्रकार की पगड़ी है जो अपन किसी वार त्योहार पे पहन लेते हैं। तो इसमें जैसे सबसे पहले अपन देखते हैं लहरिया की पगड़ी। तो लहरिया की पगड़ी अपने तीज और सावन में पहनी जाती है, सावन में या तीज में। ये देखो मोदी जी ने पहन रखी लाल किले पे भाषण देते टाइम पे, ये है अपने इसकी लहरिया की पगड़ी। दूसरा आता है किसकी, मदील की पगड़ी, दशहरे पर। ये देखो मदील की पगड़ी दशहरे पे। मोठड़ी की पगड़ी विवाह उत्सव पर पहनी जाती है। मोटी पट्टेदार की पगड़ी बंजारों के द्वारा होली पर पहनते हैं फूल पत्ती वाली, और आटे की पगड़ी पहनते हैं सुनार। इसमें से केवल 2 ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, एक ये वाली इंपॉर्टेंट है मदील वाली। ठीक है, और एक ये मोठड़ी की भी पूछ लेते हैं। ये 2 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो लहरिये की और एक मदील की। उसके बाद में कि अब वो प्रॉपर नाम दे के पूछ लेता है, झाड़साई और राजशाही पगड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो अपने ये पूछता है वो जयपुर वाली झाड़साई।
और उदयशाही है अपने मेवाड़ की। उदय से ऐसे याद रख लेना, उदय उदयपुर। उदयपुर कब कहाँ पड़ता है? अपने मेवाड़ में, तो मेवाड़ की है। ठीक है। फिर दूसरा आता है अंगरखी। ये देखो अंगरखी क्या है, ये देखो ये पहन रखी है अंगरखी। अंगरखी है अपने शरीर के जो ऊपरी भाग पर पहनी जाने वाली पोशाक है ना, ये वाली, ये जा रही है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से चल के, तो ये है अपने अंगरखी। ये केंद्र सरकार का ऑफिशियल डाटा से लिया गया चित्र है ये। तो क्या है, ये पोशाक है ऊपरी भाग पर पहनी जाने वाली। इसका जो अन्य नाम है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं ये, कि 3-4 नाम देते हैं, तनसुख, दुतई, गब्बा, डगड़ा, मीरजाई। ये तो इतनी बार दे चुके हैं ना, ये 5-6 नाम तो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। वीडियो में पूछा गया हुआ है, पटवारी में भी पूछ लिए, रीट में भी पूछ लिए, तो कहाँ पे भी टपक सकता है भाई साहब। सीधे सीधे देगा, ऐसे नहीं देगा अंगरखी क्या है, वो देगा तनसुख, दुतई, गाबा निम्नलिखित में से किसके प्रकार है। अंगरखी के और दे देगा कुछ भी, पगड़ी दे देगा, और कुछ भी दे देगा वो इसके अलावा। ठीक है, तो याद रखेंगे अपन। उसके बाद में पुरुषों के अन्य वस्त्र हैं, जैसे जामा, गर्दन से घुटनों तक का वस्त्र होता है, पूरा का पूरा ढकने वाला, गर्दन से घुटनों तक का। फिर पछेवड़ा, एक प्रकार की ओढ़े जाने वाली शॉल होती है, जो अपन ठंड में नहीं पहनते भाई साहब, ओढ़ने वाला, वो होता है पछेवड़ा। फिर अंगोछा अपन गले में लटकाते हैं। पजामो, अब ये पायजामा बोलते हैं तो थोड़ा सा ऐसे बड़ा वाला फील होता है, सीधी सी देसी भाषा में पजामो। फिर आत्मसुख, ये पूछ चुके हैं भाई साहब, किसका वस्त्र है, पुरुषों का वस्त्र है ये। उसके बाद में घुग्गी, बुकतरी पूछ लिए, बुकतरी भी, ठीक है। अचकन पूछ चुके हैं। चोगा, धोती, ब्रीचेस पूछ चुके हैं। ब्रीचेस क्या है ये, अब इसमें ये भी याद रख लेना, चूड़ीदार पजामा है ये। और ये बगलबंडी तो अभी कोई ना कोई सी एग्जाम में टपके हुआ है ये बगलबंडी, या तो शायद आरएएस में पूछा है या फिर किसी में पूछा है, पर पूछे हुआ है बगलबंडी। ओके। फिर आता है ये बुकतरी। बुकतरी ये भी था ना, ये रहा। ये क्या है, पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग पर पहना जाता है बुकतरी। और मलयागिरी, ये क्या है, सुगंधित वस्त्र। सुगंधित वस्त्र इन मीन्स, जैसे मलयागिरी का प्रयोग वस्त्रों को जो सुगंध रहती है ना, उसके लिए किया जाता है। तो मलयागिरी क्या है, एक सुगंधित वस्त्र है। तो ये है जिसमें अब पुरुषों के में क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है, रिवीजन करवाता हूँ। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें है अंगरखी। अंगरखी, उसमें अंगरखी में भी तनसुख, दुतई, गाबा, डगड़ा और एक मीरजी, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट है अपने पगड़ी। पगड़ी में उसके प्रकार वाली, उदयशाही, उदयशाही, अमरशाही, खंजरशाही, ठीक है। फिर एक आता है अपने ब्रीचेस, ये अपने चूड़ीदार पैजामा, ठीक है। एक ये हो गया, ब्रीचेस हो गया। उसके बाद में एक मैंने बताई थी आपको बगलबंडी, ये अपने पुरुषों के वस्त्र है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अपन महिलाओं के वस्त्रों में। तो देखो महिलाओं के वस्त्र, महिलाओं के वस्त्र, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जैसे सबसे पहले नांदना पूछ लिया गया है कि आदिवासी महिलाओं द्वारा जो पहनी जाने वाली साड़ी है उसको क्या बोलते हैं, तो नांदना बोलते हैं। फिर एक आती है जामसाई साड़ी। अब साड़ी आती है तो आप बता ही दोगे, इसमें जैसे कुछ भी नहीं पता चल रहा नांदना क्या है, तो ये साड़ी है आदिवासी महिलाओं की। फिर लुगड़ा, तो अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं लुगड़ा या साड़ी, जिसको साड़ी बोलते हैं उसको देसी भाषा में लुगड़ो दे दे भाई, लुगड़ो। तो इसके जो अन्य नाम है ना वो देते हैं वो भाई साहब। चीर पटोरी, बेरा ही नहीं चले वहाँ पे, तो क्या है ये चीर पटोरी, आंधा धुंध हो जाए वहाँ पे। चोल, दुकुल, निचोल, पट, वसन। अब वसन तो पर्यायवाची शब्द हो गया इसका, कपड़े का। ये चीर पटोरी देते हैं, तो वो चीर पटोरी, और अपन भी चीर पटोरी हो जाते हैं। फिर वहाँ पे एक देते हैं चोल, एक देते हैं दुकुल, ये 3 देते हैं वो वहाँ पे। फिर एक पूछ लिया गया है भाई साहब, कटकी क्या है, अविवाहित बालिका की ओढ़नी, जो वो है अपने कटकी। फिर पोमचा, ये भी पूछ लिया गया है, नवजात शिशु के जन्म पर। अब वो पूछता है कि पीला पोमचा कब पहना जाता है, जब बेटे का जन्म होता है, और गुलाबी पोमचा कब पहना जाता है, जब बेटी का जन्म होता है। ये है देखो पोमचा, ठीक है, ये था अपना पोमचा। फिर लहरिया, लहरिया की साड़ी जो अपन सावन में पहनी जाती है महिलाओं के द्वारा, तीज सावन के टाइम पे, तीज के अवसर पर।
और पचरंगी लहरिया पहनते हैं अपन मांगलिक अवसर पर। और समुद्र लहर और जो राजशाही का लहरिया है वो अपने जयपुर का प्रसिद्ध है, तो वो समुद्र लहर का पूछते हैं, जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, लहरिया कब पहनते हैं? तीज पर। एक भी लाइन में, पहले ही बता रहा हूँ, आप बार बार बोल रहा हूँ मैं, एक भी लाइन इसकी ऐसे नहीं है जो फालतू की हो। 90 to 95% तो है PYQ, बाकी बचे हैं वो NCERT का सारा सार लिखे हुआ है मैंने यहाँ पे, तो ध्यान से पढ़ लेना इस वीडियो को। यहाँ से सीधे के सीधे डिट्टो परसेंट हूबहू छपेंगे भाई साहब, 90 से 95% अगर कल्चर में पूछ रहे हैं 10 में 10% पूछ रहे हैं ना, तो आपके 9 की तो गारंटी लेता हूँ मैं। ठीक है, कहीं नहीं जाएगा वो इनको छोड़ के। फिर अब वो पूछेगा डायरेक्ट गोटा। गोटा में वो पूछता है साला लप्पा लप्पी बांकड़ी किरण मुकेश, ये किसके प्रकार है? ये अपने गोटा के प्रकार है। किसके? लप्पा लप्पी बांकड़ी और किरण मुकेश, ये अपने गोटे के प्रकार है। और ये अभी पूछे हुआ प्रश्न था, ये कसुमल, कसुमल वाला। और ये अभी RS में पूछा गया था। मेरा ऐसे सहयोग है कि मैं नहाते टाइम इसको सुन रहा था और ये बीच में चल गया कसुमल का, और उसमें लाल रंग का बताया था, तब से दिमाग में फिट था, तो मेरा ये RS में सही भी हो गया था कसुमल वाला। ऐसे कभी कभी काम करी जाती है कुछ कभी भी कहाँ पे भी कोई भी चीज़ सीखे भी। ठीक है, फिर आते हैं जनजातीय वस्त्र। अब देखो, जनजातीय नृत्य भी इम्पोर्टेंट थे और जनजातीय वस्त्र भी इम्पोर्टेंट है। उसमें जब से सब डेपाडा, भील वस्त्र, भील जो पुरुष है उनकी तंग धोती पूछ ली गई है बहुत बार। फिर खोयतू इनकी लंगोट है भीलों की। ठीक, पोत्या है साफा इनका, सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र, या जिसको अपन साफा बोल दे। ठीक है, कछाबू क्या है? घाघरा महिलाओं का। एक भी, सारे के सारे PYQ है। ओके, फिर घाघरा, कछाबू। और एक ये पूछते हैं तारावाद, ज्वारवाद, केरीवाद, ये क्या है? आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी है, ये मीणाओं में ज़्यादातर पहनी जाती है। ठीक है, मीणा अपने यहाँ पे आदिवासी है, मीणा, मीणा जनजातियों में। क्या? तारावाद, ज्वारभात, केरीबात, इनकी ओढ़नी। पोत्या क्या है? ये साफा है। खोयतू क्या है? लंगोट। अब इनको ऐसे मत याद करना, भील पुरुषों की तंग धोती, भील पुरुषों की लंगोटी रही है, सीधी सीधी। डेपाडा क्या है? धोती। और खोयतू क्या है? लंगोट। पोत्या क्या है? साफा। कछाबू क्या है? घाघरा। अब घाघरा आदमी तो पहनेगा नहीं, लुगाई पहनेगी, तो आदिवासी महिलाओं की वो घाघरी। ठीक है, तो ये था अपना जनजातीय वस्त्र, और ये था अपना टॉपिक किसका? राजस्थान के परिधान का। फिर एक इसमें जो अपने जो वो है राजस्थान का राज्य वस्त्र, वो है अपने जोधपुरी सूट। ठीक है, ये जोधपुरी सूट, वो जो आता है ना गले तक बंद रहता है एकदम, वो वाला। अब अपन पढ़ते हैं राजस्थान के आभूषण। ओके, तो देखो इनमें 3-4 प्रकार के आभूषण आते हैं। सबसे पहला बच्चों के, फिर आदमियों के, फिर लुगाइयों के, फिर ये बढ़ जाते हैं कान, नाक, गला, पैर, पेट, वेट, सब जगह में अलग अलग प्रकार के आभूषण पहने जाते हैं। तो जिसमें सबसे पहला है बच्चों के आभूषण। बच्चों के आभूषण में देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो है कुड़की, पूरे ही है, जैसे कड़ा, कड़ा पहनते हैं, कड़ुलियो। जो जो आपको पता है ना वो नॉर्मली कम ही पूछते हैं, जैसे कड़ा पता है आपको, कड़ा तो पहनेगा बच्चा। झांझरियो भी उनको पता है। पेजनी नाम से वो कंफ्यूज कर देता है, पेजनी याद रखेंगे। मुर्की, ये भी पूछ लेते हैं वो। और एक कुड़की। नजरियो तो आपको पता ही है कि नज़र उतारने के लिए बच्चे गले में पहनाया जाता है नजरिया, नजरिया। तो दो याद नाम याद रखने, एक तो कुड़की, एक पैजनी। कुड़की पैजनी, कुड़की पैजनी किसके? बच्चों के। उसके बाद में पुरुषों के पे चलते हैं। पुरुषों के पे देखो, सॉरी, कान। कान में कौन सा आभूषण है पुरुषों के? सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें कान में, एक तो मुर्की, लौंग, छैलकड़ी। फिर हाथ में बाजूबंद, कड़ा, नरमुख। उंगली पे अंगूठी, बिठिया, मुंदरिया। तो बिंठिया, मुर्किया, ये अपने कान में है। लौंग हो गई, छैलकड़ी हो गई, हाथ में बाजूबंद, कड़ा, ये सब नॉर्मली अपने को पता ही रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं महिलाओं के। महिलाओं के आभूषण अपने को याद रखने हैं। पहले एक बार मैं मोटा मोटा आपको इस इमेज के माध्यम से दिखा देता हूँ। देखो, चलो नहीं, पहले एक बार थ्योरी पढ़ा देता हूँ,
उसके बाद मैं करवाता हूँ आपको। जैसे सिर, सबसे पहले सिर, सिर पे देखो शीश, ये नहीं पूछेगा वो शीश फुल, क्योंकि शीश नाम से आपको पता है कि शीश मतलब सर, सर पर फूल तो सिर पर ही पहनेगा। बोर्ड लो, सिर पर बोर्ड लो और लगाओ जब मोटो सरो टेंट को प्रान वो। मोस्ट इम्पोर्टेंट टिड्डी बड़कोर मेमंत। राखड़ी, देखो राखड़ी अलग हो है, तागड़ी अलग हो है। तागड़ी कमर पर बांधी जावा है, राखड़ी सिरमाड़ा बांधी जावा है। फिर एक आओ है गोफन इम्पोर्टेंट, एक है चूड़ामन, एक है सोहली, एक है सांगड़ी। सबसे इम्पोर्टेंट मेमंद टिड्डीबड़ को गोफंड, मेमंद टिड्डीबड़ को गोफंड। फिर मुर्की टाबरा गो, मुर्की टाबरा गो आ जाओ, मेमंद टिड्डीबड़ को गोफंड सिर का। ठीक है। फिर कान, कान में मोस्ट इम्पोर्टेंट सुरलियो, इनका याद करेंगे फा कि सुर, सुर कड़ी से लग, सुर कोई व्यक्ति के द्वारा सुर लगाया जा रहा है तो काना साफा सुनांगा, तो सुरलियो काना से सुनांगा तो कान को आभूषण। मोस्ट इम्पोर्टेंट पिपल पत्र, मुर्की और टोटी, पिपल पत्र, मुर्की और टोटी। अन तीन तीन का मैं सेट में याद करा। जहाँ मेमंद टिड्डीबड़ को गोफण, मेमंद टिड्डीबड़ को गोफण, ये अपना सिर का जाएगा। कान पिपल पत्र मुर्की टोटी, पिपल पत्र मुर्की टोटी, ये अपने कान का जाएगा। मोरूवर छैलकड़ी, यह भी इम्पोर्टेंट है। छैलकड़ी और ओगणियों, यो भी इम्पोर्टेंट। वाद ये जो आमना आभूषण ही अन्य थे, अगर थारी खुद की लैंग्वेज में मारवाड़ी में जय की भी आड़ होती हो कि शेखावाटी तोरावाटी जी साहब की भी लैंग्वेज है ढूंढाड़ी उंडाड़ी, वो लैंग्वेज में याद करोगा तो थोड़ा जल्दी याद होगा। अगर इन दिहाड़ी में टोन में याद करोगा तो टाइम लागेगा, पहले ही बता दी ये चीज़। तो कहीं याद कराएगा सिर को टिड्डीबड़ को मेमंद गोफण, टिड्डीबड़ को मेमंद गोफण, ये तो हमने सिर को। कान को पिपल पत्र टोटी, पिपल पत्र टोटी ओगणियों, पिपल पत्र टोटी ओगणियों और छैलकड़ी, ये आपने कान कही। ठीक है। फिर नाक, नाक में देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है बुलाक, देखो भंवरकड़ी, बुलाक और चोप। देखो एक तो है चूप, एक वो है चोप। चोप तो पहन जाओ है नाक में, चूप पहन जाओ है दांत में। वो जो रहे ना सोना की कील जिसो, यो है चूप, सोने की कील सामान लो आप, जो सोना को सो दांत लगाए रखी जिन कई बुढ़ी डोकरी वे। तो नाक जो है अपने, नाक में कौन कौन सा, भंवरकड़ी, बुलाक और चोप इम्पोर्टेंट। बेसरी, बेसरी या हमने बनी ठनी को जो पहन जाए ना, बनी ठनी, वो जो आभूषण पहन जाए नाक में, वो बेसरी आभूषण। फीणी और कोको मोस्ट इम्पोर्टेंट, फीणी और कोको, और एक है बंवरो। ठीक है। तो नाक में कौन कौन सा होगा, बुलाक और चोप, चूप दांत में, चोप नाक में, फीणी और कोको नाक में। फिर दांत में इगी फ्लो में जाओगे, चूप रखन दोष मेक, चूप रखन दोष मेक, चूप रखन दोष मेक, फ्लो में जावा दो, फ्लो में रुकनो नहीं चाहे, फ्लो थारो। चूप रखन दोष मेक, चूप रखन दोष मेक, चूप रखन दोष मेक, ई फ्लो में जाओगा तो याद हो जाओगे। ठीक है। फिर आ जाओ गला। अब देखो इमत दो तीन प्रकार से टुकड़ा में बात बात का याद करना है इनाम डान। पहलो मांदड़ियो, मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो। अभी नए याद मत कर जो, मांदलिया, तिमणिया, थमणिया, मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो, मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो। तो देखो मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो। ठीक है। ये तो ही फ्लो में जा रहा जी, मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो। फिर हमेल और तुलसी, हमेल और तुलसी, निबोरी, ये जो इम्पोर्टेंट है, निबोरी, हमेल और तुलसी। उसके बाद में रामनवमी भी पूछे हुआ है, रामनवमी, झालरा, ठुसी। अब ठुसाऊंगा कड़िया फा गड़ा में तो ठुसी। फिर एक इको फ्लो याद रख जो, पोत हाकर टेवटा। तीन फ्लो बताया मैं थानी में, मांदड़ियो, तिमणियो, थमणियो, पोत हाकर टेवटा, पोत हाकर टेवटा, निबोरी हमेल, निबोरी हमेल तुलसी, निबोरी हमेल तुलसी। ओके, बढ़े आगे। उसके बाद में है पैर। पैर में देखो इम्पोर्टेंट है फोलरी, नुपुर। क्या क्या, फोलरी और नुपुर, फोलरी, नुपुर, टणका, आंवला, आंवला भी पूछे हुआ है, तेदड़, हीरानामी, रमझोल। वो जो गाना चल रहा है ना, तेरी रमझोल बोलेगी मेरी पिस्तौल बोलेगी, तो भाई रमझोल है भाई साहब यार।
रमजोल मतलब पैर में जो बोलेगी ना, फिर बा बोलेगी तो मेरी पिस्तौल बोलेगी। ठीक है, तो यो हाँ हमने पैर को आभूषण के फोलरी नेवरी नुपुर तेदड़ हीरानामी और रमजोल। फिर कमर, कमर में इगी ऐ याद रख लेऊंगा, कमर में कंदोरो सटको साधेगो, तो कंदोरो के साधेगो सटको, कंदोरो के साधेगो सटको, और एक चौथ तो कणकती कमर कणकती। क्यों आमण कमरी बाजे जे कटका जाए जी कमजोरी रह जाना, कमर कणक जाओ जे कंदोरो सटको साथ देगो, तो इसे याद कर लेंगे। ठीक है, फिर हाथ, हाथ में वो एक तो पूछा जाए नौगरी आभूषण, गोखरू बल्ल्या कातरिया बंगड़ी, बंगड़ी भी पूछा जाए वो, तो बंगड़ी नौगरी और टड्डा या अणत एक ही पूछता है। ठीक है, तो हाथ में एक तो टड्डा या अणत हो गया, नौगरी बंगड़ी, ये तीन चार हैं जो इंपॉर्टेंट है, नौगरी बंगड़ी टड्डा या अणत। फिर उंगली, उंगली में मूंदनी, अब अगर उंगली ऑप्शन ना देना वो सीधा सा हाथ ही टेकना है अपने को, इसमें वो पूछता है दो, दामना और बेंटी, दामना और बेंटी। पुंची या पोंच अपने कलाई में पहना जाता है। ठीक है, तो दामना बेंटी का हो गया उंगली या फिर हाथ में। अब आता है पशुओं के आभूषण, पशुओं में वो बार बार इंपॉर्टेंट है, वो पूछता है गोरबंद। जैसे अभी एग्जाम हुई थी, किसकी एग्जाम हुई है अभी, सेकंड ग्रेड हो गई, उससे पहले जैसे वीडियो में भी पटवारी में भी ये गोरबंद आभूषण बहुत बार पूछे हुए हैं। तो ये किसके द्वारा पहना जाता है, ऊंट मतलब ऊंटों का ये आभूषण है। एक वो पूछते हैं लुम्बा जुम्बा, तो ये भी अपने किसका है, ऊंट का आभूषण है। फिर अन्य आभूषण चुन्नी, बारी कहाँ पे है, नाक में, ये पीवाई क्यों पूछा गया है, बारी, अनवर अनोटा जरा पाँव में। ठीक है, अब देखो मैं वापस आपको एक बार याद दिला दे रहा हूँ। मांदलियो तिमणियों थमणियों गला में, पोत हाकर टेवटा गला में, कमर के, कमर के होगी कणक, कणक जाओगी कणकती, और सट को चोत साथ देगो बड़े। ठीक है, फिर एक आ जाओगो पैर, पैर में पैर में क्या आ जाएगा, फोलरी नेवली नुपुर, फोलरी नेवली नुपुर तेदड़ हीरा नामी, तेदड़ हीरा नामी। ठीक है, फिर सिर पर शीशपुल मेमंद टिड्डी बड़को, शीशपुल मेमंद टिड्डी बड़को। फिर ये का होगा। ठीक, हाथ में टड्डा या अणत बंगड़ी नौगरी, टड्डा या अणत बंगड़ी नौगरी। अगर उंगली का पूछा है तो उंगली ऑप्शन में ना रहे तो हाथ ही टेकना, अभी में के दामना बिंटी। फिर आप आयो मैप देख ले, आप देखो, ये देखो, ये मैं बताया था टिड्डी बड़ का, टिड्डी बड़ का कर्णफूल, सुलरिया, टॉप्स, ये देखो मेमंद, सांकड़ी, राखड़ी, शीशफूल, टाका, मांग, कुमकुम, ये सब है। देखो ओगणिया, टोटी कान में, तुलसी गले में हो गया, ठुस्सी, ठुस आते कहाँ पे, गले में ही, ठुस ये जो होता है ना, ठुस आते हैं मतलब जैसे ये फांसी पे या जिस पे भी मान लो वो वाला। ठीक है, तो ये है अपने आरसी, अंगुलिया, ये इनके हो गए, अपने हाथ वाले हो गए। ठीक है, चंपाकली हार, चंपाकली इंपॉर्टेंट है, गले में नहीं लिखे क्या मैंने, चंपाकली, चंपाकली नहीं है यार इसमें, सॉरी। ये देखो ये रहा चंपाकली, ये रहा चंपाकली, पंचलड़ी भी है, तिमणिया भी है। ठीक है, हमेल बता ही दिया इसमें, गले में ये रहा हमेल, हाँ जी हमेल। ठीक है, तो ये था अपना राजस्थान के आभूषण। फिर आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक में, राजस्थान की बोलियां। तो देखिए राजस्थान की बोलियां, राजस्थान में मारवाड़ में अलग बोली, मेवाड़ में अलग बोली, और जो अपने गंगानगर मानगढ़ वाले है उसमें अलग बोली आ जाती है, शेखावाटी अलग बोली, ढूंढाड़ अलग बोली, हाड़ौती में अलग बोली। ठीक है, तो अलग अलग प्रकार की अलग अलग बोलियां बोली जाती है राजस्थान में। ठीक है, तो जैसे उद्भव, राजस्थानी बोली का उद्भव होता है 11वीं से 12वीं शताब्दी में, परंतु जो इसका स्वर्णकाल होता है ना वो 16वीं शताब्दी में आता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्णकाल या विकास होता है। और जो राजस्थानी भाषा का विकास है वो अपने अपभ्रंश भाषाओं से हुआ है। अपभ्रंश में भी अगर वो
थोड़ा और डीपली चला जाए तो मरु अपभ्रंश, मरु गोजरी अपभ्रंश, गोजरी अपभ्रंश। ठीक है, तो सर्वप्रथम अब सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसमें है, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण किसने किया था सर्वप्रथम? तो जॉन अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 ईस्वी में किया था, और उसकी पुस्तक का नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया था उसने। किसने? जॉन अब्राहम ग्रियर्सन। ये पटवारी में पूछा गया है प्रश्न। फिर इसने कितने भागों में बांटा था? 5 भागों में। तो जैसे ये अपने राजस्थान का मैप बना लेते हैं, कच्चा पक्का जैसे भी बनता है एक बार, ये वाला जैसे ये है। तो इसने जैसे पश्चिमी राजस्थान की बाटी, एक एक अपने ये मध्य पूर्वी राजस्थान की बाटी, एक उत्तर पूर्वी मतलब ऊपर वाले भाग की बाटी, उत्तर पूर्वी की बाटी। ठीक है, एक अपने ये दक्षिण पूर्वी की बाटी, दक्षिण पूर्वी, और एक अपने दक्षिणी राजस्थान। तो ऐसे 5 प्रकार की भाषाओं में बांटा। जैसे पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़, मेवाड़ी, बागड़ी, शेखावाटी, मध्य पूर्वी में ढूंढाड़ी और हाड़ौती, उत्तर पूर्वी में मेवाती और अहिरवाटी, दक्षिण पूर्वी में मालवी और निमाड़ी, और दक्षिणी राजस्थानी। फिर एक अपने लेखक हुए हैं उद्योतन सूरी, कुबुलियामाला। उन्होंने भारत में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, जिसमें अपने राजस्थान की मरुवाणी भी शामिल थी, मरु भाषा भी बोल सकते हैं जिसको, राजस्थान की मरु भाषा भी शामिल थी। अब अपन देख लेते हैं जैसे विभिन्न प्रकार की बोलियों में सबसे इम्पोर्टेंट बोलियां। तो सबसे पहली है मारवाड़ी क्षेत्र की बोली पश्चिमी राजस्थान में, तो मारवाड़ी पहली आ जाएगी, मारवाड़ी। तो मुख्यतः जोधपुर, पाली, बीकानेर, नागौर मतलब इस वाले एरिया में, लगभग ये वाला एरिया। तो इस वाले क्षेत्र में मारवाड़ी बोली जाती है। और जो विशुद्ध मारवाड़ी, एकदम प्योर मारवाड़ी है ना, उसको सुनने के लिए अपन जोधपुर जाना चाहिए। समझ में नहीं आएगी भाई साहब क्या ही बोल रहे हैं वो लोग, ऐसे लगेगा कहाँ से आ गए ये लोग। ठीक है, वो वाली मारवाड़ी है प्योर एकदम। तो मारवाड़ी की जो उपबोलियाँ हैं ना, वो है मेवाड़ी, मेवाड़ी भी मारवाड़ी की उपबोली, बागड़ी, बीकानेरी, शेखावाटी, नागौरी, खैराड़ी, गोडवाड़ी, डटकी, थड़ी आदि शामिल है। जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेवाड़ी, खैराड़ी, गोडवाड़ी, डटकी, थड़ी। अब देख लेते हैं। अब प्रॉपर इनका क्षेत्र पूछता है। जैसे थड़ी, थड़ी अपने उत्तरी राजस्थान, बीकानेर, जैसलमेर में बोली जाती है। ढटकी बाड़मेर पूछे हुआ प्रश्न है, ढटकी बाड़मेर। गोडवाड़ी, गोडवाड़ क्षेत्र अपने जालोर सिरोही वाला है, लूणी नदी वाला, तो वो हो जाएगा। उसके बाद में पूछे हुआ है खैराड़ी, शाहपुरा भीलवाड़ा में। जगरोटी करौली, और देवड़ावाटी सिरोही। ये है अपने मारवाड़ी की उपबोलियाँ। मेवाड़ी भी है, शेखावाटी भी है, और प्रॉपर क्षेत्र में जैसे ढटकी बोली जाती है बाड़मेर में, खैराड़ी बोली जाती है अपने शाहपुरा भीलवाड़ा में, देवड़ावाटी सिरोही में। फिर उदाहरण देख लेते हैं अपन, जैसे डोला मारू, रजियारा दुहा, मीराबाई की पुस्तक, वेली किशन रुक्मणी री। ये जो रचनाएं हैं ये अपने मारवाड़ी में लिखी हुई है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं मेवाड़ी। अब मेवाड़ी भी इसी की उपबोली है मारवाड़ी की। मेवाड़ी अपने कहाँ पे क्षेत्र? दक्षिणी राजस्थान में, जैसे उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा। इस क्षेत्र में जो बोली बोली जाएगी वो अपने मेवाड़ी बोली जाएगी। और इसकी जो उपबोली है वो है अपने धावड़ी बोली। पूछे हुआ प्रश्न है, धावड़ी बोली कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? उदयपुर में बोली जाती है। फिर अब वागड़ी अलग आ गई। ये तो थी अपने मारवाड़ी की उपबोलियाँ। अब आती है अलग लैंग्वेज, वागड़ी। वागड़ी अपने डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर वागड़ी भाषा बोली जाती है। और जो ग्रियर्सन है, इसने इसको जो वागड़ी बोली को भी लिखा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है ये प्रश्न। फिर एक आती है अपने शेखावाटी, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू, उत्तरी नागौर वाला क्षेत्र। फिर ढूंढाड़ी आती है। अब देखो ढूंढाड़ी में केच है, केच है तेरे, कांच है, कूच है, ये वाले जो छः और चीज है ना, वी को प्रयोग करियो जाओ जी में कि मैं ढूंढाड़ी कमाए ना। तो क्षेत्री का पूर्वी राजस्थान, जयपुर, टोंक, दौसा, टोंक, अजमेर, ये वाला जो इलाका है इसमें ढूंढाड़ी की रचना। पर प्रश्न पूछता है वो संत दादू जी की रचनाएं कौन सी लैंग्वेज में है? ढूंढाड़ी लैंग्वेज में। ठीक है, इसकी जो उपबोलियां हैं वो देख लेते हैं अपन। तोरावाटी, चौरासी, नागरचौल। नागरचौल का पूछ लेता है वो कहाँ पे बोली जाती है? दक्षिण पूर्वी टोंक, पश्चिमी सवाई माधोपुर। टोंक याद रखना है अपने को। किशनगढ़ी, काठेड़ी, राजावाटी। तो ये राजावाटी पूछ चुका है वो, तोरावाटी पूछ चुका है, चौरासी पूछ चुका है। किसकी उपबोलियां है? ढूंढाड़ी की। तो देखो मारवाड़ी,
मारवाड़ी की मैंने क्या क्या बताया, मेवाड़ी, ढटकी, थड़ी, शेखावाटी, मारवाड़ी की बताई। ठीक है, ये देखो ये रही घोड़ावाड़ी, खारेड़ी। ठीक है, ये थी मारवाड़ी की। फिर मैं आई अपनी वागड़ी, जिसने भीली बोली कहा क्रिएशन ने। फिर आई अपनी ढूंढाड़ी, छैछी वाली। फिर इसकी जैसे नागरचोल, तोरावाटी। अब देखो, शेखावाटी बोले जब तो मारवाड़ी, तोरावाटी जो कांतली नदी का अपवा क्षेत्र है ना, वो वाला इलाका बोलते हैं तोरावाटी को। तो ये है अपनी ढूंढाड़ी की। फिर जैसे नागरचोल, ठीक है, राजावाटी, ये सब इसी की उपबोली है ढूंढाड़ी की। फिर आता है हाड़ौती, कोटा बूंदी बाराजा लवाड़वाड़ा। फिर इसमें जो सूर्यमल मिश्रण की वो पूछता है रचना कौन सी लैंग्वेज में हुई है, तो अपने हाड़ौती क्षेत्र वाली में। फिर एक आती है मालवी, मालवी ये जो अपने एमपी के साथ लगे हुआ क्षेत्र है ना, एमपी के साथ लगे हुए क्षेत्र में, उसमें अपने ये मालवी बोली बोली जाती है, कोटा प्रतापगढ़ झालावाड़ आदि के क्षेत्र में। तो इसकी जो उपबोलियाँ है मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन कौन सी, निमाड़ी। अब वो बोलता है दक्षिणी राजस्थानी कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, तो निमाड़ी को बोलते हैं। दूसरा प्रश्न, अन्य जो इसकी उपबोली है मालवी की, उमटवाती पूछ चुके हैं। उमटवाती 3 देता है वो नाम, उमटवाती, सोंथवाड़ी और रतलामी। ये 3 नाम देके वो पूछता है कि ये किसकी उपबोलियाँ हैं। ये अपने मालवी की उपबोलियाँ हैं, और ये जो मालवी है अपने, ये अपने मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का मिश्रण है। फिर जैसे ये रागड़ी मैंने बताया आपको, रागड़ी ये है अपने मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण, और ये राजस्थान की सबसे कर्कश बोली मानी जाती है, सबसे खड़ी बोली उस टाइप की। तो देखो, एक है अपने मालवी, एक है अपने रागड़ी। तो मालवी तो मिश्रण है अपने मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का, और जो रागड़ी मिश्रण है ये अपने मारवाड़ी प्लस मालवी का। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। ये थी अपने मालवी उपबोली, और जिसमें ये जो रागड़ी है ये अपने सबसे कर्कश बोली मानी जाती है, कर्कश बोली। ओके। फिर आता है अपने मेवाती, मेवाती अपने अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में, मेवात क्षेत्र में। अब वो डायरेक्ट पूछता है, एक तो चरणदास जी का एग्जाम्पल देके, एक संतलाल दास जी। फिर ये जो सहजोबाई और दयाबाई है, ये सहजोबाई और दयाबाई, ये दोनों की दोनों इनकी शिष्याएं हैं चरणदास जी की। जिसमें सहजोबाई ने तो रचना करी है, ये अपने संत वाले चैप्टर में देखेंगे, अपने सहज प्रकाश की रचना करी है, और दयाबाई ने दयाबोध की रचना करी है। ठीक है, ये दोनों चरणदास जी के शिष्य है। तो वो प्रश्न बोलता है कि संत चरणदास जी की रचनाएं कौन सी लैंग्वेज में है, मेवाती लैंग्वेज में है। ठीक है, फिर अहिरवाटी, अहिर क्षेत्र अपना अलवर का मुंडावर कोटपुतली बहरोड वाला जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र में अपने अहिरवाटी क्षेत्र बोली जाती है, अलवर वाले में और कोटपुतली बहरोड वाले क्षेत्र में। तोरावाटी का मैंने आपको बता ही दिया, कांतली नदी का अपवा क्षेत्र, कांतली नदी वाला क्षेत्र। ठीक है, इसमें अपने तोरावाटी बोली जाती है। तो ये था अपना कौन सा चैप्टर, लैंग्वेज वाला, जिसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है देखो वापस याद करवाता हूँ। एक है अपने मारवाड़ी, मारवाड़ी में अपने को याद रखना है, एक तो खैराड़ी, मेवाड़ी, थड़ी, ढटकी, गोड़वाड़ी, ये तो अपने मारवाड़ी की उपबोलियाँ हैं। फिर आता है ढूंढाड़ी, इसमें छैछी का प्रयोग, शेखावाटी आ जाएगा इसमें। इसमें तोरावाटी, नागरचोल, तोरावाटी, नागरचोल, और ये देखो ये रहे चौरासी, राजावाटी। चौरासी ये भी टोंक साइड में बोली जाती है, राजावाटी। फिर एक आई अपनी मालवी, मालवी की मैंने बताई रागड़ी, उमटवाड़ी, सोंथवाड़ी। मालवी, मालवी की रागड़ी, उमटवादी, सोंगवाड़ी। ठीक है, फिर ये मिश्रण के साथ ही मारवाड़ी प्लस ढूंढाड़ी का। फिर एक आती है अपने वागड़ी,
वागड़ी जिसने भीली बोली का है किसने, ग्रियर्सन ने। ये याद रखना है अपने को। और एक आती है जैसे संत चरणदास जी वाली, किस रचना है किसमें, अपने मेवाती में। ओके, तो ये था इस चैप्टर का क्रक्स, ये मैंने सारा करवा दिया आपको। तो ये थी अपने कौन सी, राजस्थान की बोलियों वाला चैप्टर। फिर राजस्थान की बोलियां यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। पढ़ते हैं अपन, अगला चैप्टर अपना राजस्थानी साहित्य है। ठीक है, राजस्थानी बोलियां हो गई, राजस्थानी साहित्य है। तो ये पढ़ाने से पहले मैं ये बता देता हूँ आपको, इसमें प्योर रटने का काम, बहुत तगड़े तरीके से अपने को इनको रटना पड़ेगा राजस्थानी साहित्य को। देखिए, सबसे पहले राजस्थान की जो प्राचीनतम रचना है साहित्य की, वो है अपने भारतेश्वर बाहुबली घोर। ये क्या है, घोर, किसके द्वारा लिखी गई, ब्रजसेन सूरी। और ये अपने सन बताने वाली सबसे पुरानी थी रचना। फिर प्राचीनतम जो पुस्तक है वो अपने भारतेश्वर बाहुबली, ये दोनों सेम है, देखो यहाँ तक ये आ जाता है। फिर ये तो है घोर, ये है अपने रास, ये अपने शालिभद्र सूरी के द्वारा। और फिर जो अपना प्रथम नाटक है केसर विलास, ये किसके द्वारा, शिवचंद्र भारती है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछे हुआ प्रश्न है ये, कि राजस्थान का प्रथम नाटक कौन सा था, केसर विलास, किसके द्वारा, शिवचंद्र भारतीय के द्वारा। फिर अपने राजस्थानी साहित्य को बेसिकली 4 भागों में बांटते हैं। जैसे पहला जो प्राचीन काल है वो वीरगाथा काल है, ये अपने 1050 से 1450। फिर दूसरा आता है भक्ति काल, 1450 से 1650। फिर तीसरा श्रृंगार रीति काल, 1650 से 1850। और फिर जो आधुनिक काल है वो अपने 1850 से अब तक का जो काल है, वर्तमान में जो चल रहा है, उसको अपना आधुनिक काल बोलते हैं। अब आधुनिक काल में जो इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले अपन उनको पढ़ेंगे, उसके बाद में जो भी सारे जो रचनाएं की गई है उनको अपन वन लाइनर के रूप में देख लेंगे। जो अपने PYQ में पूछे गए हैं वो वही मैंने इसमें डाले हैं। तो अपने राजस्थानी साहित्य को 2 भागों में बांटा गया है। जैसे देखो, एक तो है अपने डिंगल साहित्य, साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, एक तो डिंगल साहित्य, एक अपने है पिंगल साहित्य। तो डिंगल साहित्य तो अपने है मारवाड़ी, या मतलब पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य रूप है, पश्चिमी राजस्थान का। और ये है पिंगल, पूर्वी राजस्थान का, पूर्वी राजस्थान का। ठीक है, तो इसके जो उदाहरण है वो है जैसे वेली किशन रुक्मणी री, किशन रुक्मणी री। और इसके है अपने जैसे पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। ठीक है, तो 2 साहित्य रूप डिंगल और पिंगल, डिंगल पश्चिमी राजस्थान का, पिंगल पैसे पूर्वी राजस्थान। ठीक, फिर अब साहित्य में जैसे ये है प्रकार, रासो कब लिखा जाता है, राजस्थान जैसे राजाओं की प्रशंसा करनी हो ना, उस टाइम पे ये लिखा जाता है क्या, रासो। फिर मर्स्या कब लिखा जाता है, मृत्यु हो जाती है राजा महाराजाओं की, उस टाइम पे मर्स्या साहित्य लिखा जाता है। विगत क्या लिखा जाता है, किसी भी राज्य की जब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक उनकी परिस्थितियों की जानकारी देना हो, कि वहाँ पे सामाजिक स्थितियाँ कैसी है, इकोनॉमिकल स्थितियाँ कैसी है, या पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी है, तो इसके लिए अपने विगत, जैसे मारवाड़ परगनारी विगत, परगनारी विगत, ये अपने मारवाड़ राज्य की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक जानकारी देने के लिए। फिर एक आता है पवाड़ा, पवाड़ा क्या है कि विशेष कार्य पर, जैसे राजा महाराजाओं ने कुछ विशेष कार्य किया तो उसके लिए। ठीक है, फिर एक है वात, वात अपने संक्षिप्त इतिहास के बारे में जानकारी देता है, क्या, वात। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। अब आते हैं अपने जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार है उनकी क्या तो रचनाएं की गई है। PYQ में जो है वो ही मैंने डाली है, 1-2 एक्स्ट्रा है जो अपने NCERT में पूछी गई है वो वाली। इसके अलावा मैंने जो कचरा है वो इसमें नहीं डाला है। अगर कचरा डालता तो ये 20 पन्नों के तो साहित्य के नोट्स हो जाते। ठीक है, तो देखो सबसे पहला मुहूर्त नैन्सी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये अपने जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह थे, उनके दरबारी कवि थे। और इनकी जो मुंशी देवी प्रसाद ने इन्हें कहा है मारपुट राजपुताने का अबुल फजल। और इनकी जो रचनाएं हैं नैण सिरी ख्यात, नैण सिरी ख्यात, और मारवाड़ परगना री विगत, जो ऊपर बता रहा था ना मैं, मारवाड़ परगना री विगत, ये 2 रचनाएं हैं। नैण सिरी ख्यात डिंगल भाषा में लिखी गई है, जोधपुर राठौड़ों का वर्णन है इसमें। ठीक है, और मारवाड़ परगनारी विगत, इसे राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है।
और इसकी तुलना किससे की जाती है? आईने अकबरी से। फिर अगला आता है अपने विजयदान देता, मोस्ट इंपॉर्टेंट विजयदान देता, बिज्जी भी बोलते हैं इन्हें। इन्हें 2012 में प्रथम राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और जो ये अपने रूपायन संस्थान है जोधपुर कमल कोठारी द्वारा चलाई गई, उनके ये सह संस्थापक भी थे उनके साथ। फिर अमोल पालेकर ने इन पर पहली फिल्म लिखी, मणि कौल ने इन पर दुविधा फिल्म लिखी। ये दोनों के दोनों प्रश्न PYQ के रूप में पूछे गए हैं, याद रखने अपने को। कौन कौन से? अमोल पालेकर ने पहली, मणि कौल ने दुविधा फिल्म। फिर इनकी जो रचना है, देखो रचना सबसे इम्पोर्टेंट तो है बातारी फुलवारी। बातारी फुलवारी 14 खंड में है ये अपने। उसके बाद में एक आती है अलेखू हिटलर, अलेखू हिटलर, ठीक है। और एक आती है चरणदासी चोर। ये तीन तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक है अपने मारो बदलो भी आ जाती है। फिर परिणति, ये है इनकी, किनकी? विजयदान देता या बिज्जी की। फिर आती है यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा में दो बहुत बार पूछ लिए हैं, एक तो हुण गौरी किण पिवरी और एक मेहंदी के फूल। ये अपने यादवेंद्र शर्मा बीकानेर के हैं। कौन सी रचना? हुण गौरी किण पिवरी और मेहंदी के फूल। फिर कन्हैयालाल सेठ आते हैं। इनकी रचना, इनकी तो क्या भाई साहब क्या ही बताएं, बहुत शानदार शानदार। धरती धोरारी देखो मेरा गला भी भर गया इसके लिए। तो देखो कब जब भी टाइम मिले ये वाला सॉन्ग सुनिए एक बार, धरती धोरारी। तो देखो एक तो है अपने धरती धोरारी, पाथल और पीथल, वन फूल और लीलटास। ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इनका, ठीक है। जमीन रो धनी कुण, जमीन रो धनी कुण है, वह भी आगी बहुत इम्पोर्टेंट रचना है कि कन्हैयालाल सेठिया की। फिर झाबरमल शर्मा आते हैं। झाबरमल शर्मा, तो झाबरमल शर्मा को अपने, अब वो सीधा सा पूछता है कि पत्रकारिता का भीष्म पिता राजस्थान में किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता का भीष्म पिता राजस्थान में झाबरमल शर्मा को कहा जाता है। फिर एक है अपने शिवचंद्र भारतीय। तो शिवचंद्र भारतीय का वो सीधा सा प्रश्न पूछता है क्या, कि शिव आधुनिक राजस्थान का प्रथम साहित्यकार किसे कहते हैं? तो क्या आएगा? शिवचंद्र भारतीय। और इन्हें इम्पोर्टेंट है ये राजस्थानी साहित्य का भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो, जिन्हें साहित्यकार के लिए जाना जाता है, उनको उनकी उपाधि दी गई है इन्हें राजस्थान के संदर्भ में, शिवचंद्र भारतीय को, ठीक है। ओके, फिर इनकी जो रचना है, प्रथम नाटक मैंने बताया था केसर विलास। फिर इसके अलावा फाट का जंजाल, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास, ये इनकी रचना है। तो इसके लिए इन्हें, इनके लिए जाना जाता है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपन, चंद्र सिंह बिराकली। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है ये बादली रचना, चंद्र सिंह बिराकली की बादली रचना। और इन्हें, यह आधुनिक राजस्थान की प्रथम रचना मानी जाती है बादली, ठीक है। फिर पग फेरो किसकी रचना है? मणि मधुकर की। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत आती है। इनकी जो प्रमुख रचना है गजबन, टाबरारी बाता, मुमल, हिंदू कुश के उस पार। तो इसमें गजबन और टाबरारी बाता। सबसे इम्पोर्टेंट कन्हैयालाल सेठिया इम्पोर्टेंट है। इनकी एक कुंकू नाम से भी आती है, कुकू नाम से भी, ठीक है। फिर आते हैं अपन रांगे राघव। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मुर्दों का टीला, पूछा जा चुका है 2-3 बार एग्जाम में, मुर्दों का टीला। फिर बिसलदेव रासो की नरपति नाल है। अब उसने प्रश्न पूछा था कि बिसलदेव रासो की नरपति नाल है के द्वारा की गई, इसमें किसका, कौन सी रानी का वर्णन किया गया है? तो इसमें राजमती रानी का वर्णन, उसकी प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है अजमेर चौहान विग्रहराज चतुर्थ के साथ, ठीक है। फिर रणमल छंद है अपने श्रीधर व्यास के साथ। ये इंपॉर्टेंट है अचलदास खिचरी वचनिका, बहुत बार पूछ लिया गया है शिवदास गार्डन के द्वारा। और इसमें किसका वर्णन किया गया है? होशंगसा और गागरोण का शासक अचलदास खिंची, इनके मध्य युद्ध का वर्णन किया गया है इसमें। फिर आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, इन्हें नवजागरण का
प्रथम कवि कहा जाता है। और जो वंश भास्कर ये इन्होंने अधूरा ही छूट गया था इनसे, तो इसको जो पूर्ण किया था वो इनके पुत्र मुरारीदास ने किया था। और ये अपने राम सिंह द्वितीय बूंदी के दरबारी विद्वान थे। पूछ लिया है ये प्रश्न पीवाई में, राम सिंह द्वितीय। ठीक है, फिर आगे अन्य ग्रंथ इनके मोस्ट इम्पोर्टेंट वीर सतसई, जो अपने 1857 क्रांति का वर्णन करता है। एक है छंदमयुग, एक है राम रंजाट। ठीक है, उसके बाद में बुद्ध सिंह चरित और बलवंत विलास, ये इनके अन्य ग्रंथ है। और वंश भास्कर की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्र, याद रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट चेतावनी रा चुंगटिया, ये केसरी सिंह बारठ के द्वारा, जो राजस्थान के क्रांतिकारी थे, और इन्होंने 13 दोहों या सोल्ठों के माध्यम से जो फतेह सिंह दिल्ली के दरबार में जा रहे थे उनको जाने से रोका था, चेतावनी देकर। चेतावनी रा चुंगटिया, किसको रोका था? फतेह सिंह को। ये बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि किसको जाने से रोका था, किसने रोका था? केसरी सिंह बारठ ने। फिर है छत्रपति राशो, छत्रपति राशो अपने कवि काशी छंगाणी के द्वारा। ओके, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, मतीरे की राड़ का वर्णन। किस किस के बीच में हुई थी? करण सिंह और नागौर शाह खसक अमर सिंह के मध्य। फिर प्रताप रासो जाचक जीवन, बुद्धि विलास बखत राम, बुद्धि से बखत, बुद्धि बखत, प्रताप रासो जाचक जीवन। इम्पोर्टेंट कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध पद्मनाथ के द्वारा। और इसमें किस किस का वर्णन किया गया है? एक तो वर्णन है इसमें अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का, किसका? कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी। और इनके अलाउद्दीन की पुत्री फिरोजा का कानड़देव के पुत्र वीरमदेव के साथ प्रेम प्रसंग का वर्णन है। दो चीजों का वर्णन है, एक तो युद्ध का वर्णन, एक प्रेम प्रसंग का वर्णन, प्रेम प्रसंग का। तो प्रेम प्रसंग तो दोनों के बेटे बेटियों के बीच में, युद्ध दोनों के बीच में, दोनों बाप के बीच में। ठीक है, कुवलय माला किसके बीच, किसके द्वारा? उद्योतन सूरी के द्वारा। और इसमें क्या है? अपने प्रतिहार शासक वत्सराज के शासन की जानकारी प्राप्त होती है। ये पूछ लिया गया है। 18 भाषाओं का उल्लेख है और इसमें मरु भाषा राजस्थान भी शामिल थी। इम्पोर्टेंट। ठीक है, किसकी रचना? उद्योतन सूरी की कुवलय माला। फिर हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, हमीर हट। अब देखो हट कौन करेगा? चंद्रशेखर में ही है भाई साहब हट करने की क्षमता, दारोमदार। तो हमीर हट कौन करेगा? चंद्रशेखर। हमीर राजसो दोनों अलग अलग व्यक्ति है, दोनों ने करी है, जोधराज ने भी और सारंगधर ने भी। फिर हमीद मदमर्दन जयसिंह सूरी, एक हमीर, एक आती है अपने 5-6 हैं हमीर पर, हमीर रायण, भाउंड व्यास, भाउंड व्यास। तो ये पांचों छठों पूछे भी है, तभी मैंने लिखे एक साथ। ओके, खुमान रासो, ये सारे के सारे पीवाई के पूछे हुए हैं। खुमान रासो दलपत विजय, पिंगल शिरोमणि कुशल नाभ, इम्पोर्टेंट। रजियारा दूहा कृपाराम खड़िया, रणमल चंद्र श्रीधर। ठीक है, फिर प्रबंध चिंतामणि आचार्य मेरुतंग, और इन्होंने क्या किया है? पृथ्वीराज चौहान के शासन की जानकारी दी है इसके अंतर्गत। फिर मानचरित्र रासो कवि नरोत्तम, और इसमें किसका वर्णन किया गया है? मानसिंह प्रथम और हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन किया गया है, इसमें मानचरित्र रासों में। फिर आता है एक मुंडियारी ख्यात, इसमें क्या है? मुंडियार गांव के चारणों के द्वारा मुंडियारी ख्यात लिखी गई है, और इसमें भी मारवाड़ के राठौड़ शासकों की जानकारी दी गई है। अब देखो, पहले मैं हमीर का बताता हूँ आपको। हमीर रायण मैंने बताया अभी, भाउंड व्यास। फिर मैंने बता दिया हमीर हट, हट कौन करेगा? चंद्रशेखर। हमीर फिर मदमर्दन जयसिंह। ठीक है, तो फिर एक आता है हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी, नयन चंद्र सूरी ये। फिर एनाल्स एंड एंटाक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोंड, अभी पीवाईक्यू पटवारी में पूछा गया था ये। और इसका अन्य नाम क्या है? सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट ऑफ इंडिया, ये इसका पुराना नाम है। फिर एक है हाला जालारी कुंडलिया, ये ईसरदास के द्वारा लिखी गई। फिर खुमान रासो दलपत विजय, दलपत विजय। दलपत विजय इम्पोर्टेंट। आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, किसकी रचना है? बांकीदास जी की। फिर अन्य देखिए,
वास्तु मंजरी, वास्तुसार, वास्तुमंडन, प्रसाद मंडन, देव मूर्ति प्रकरण, इम्पोर्टेंट ये अपने हैं मंडन की। ओके। फिर विश्व वल्लभ चक्रपाणी मिश्र की, ढोरा मारूरा दोहा, कवि कल्लोल, इम्पोर्टेंट। हाला जालारी कुंडलिया, ये ईसरदास ऊपर भी आ गया था अभी। विरुद्ध छत्री और किरतार बावणी, दुर्साडा, इम्पोर्टेंट। विरुद्ध छत्री और किरतार बावणी। नेह तरंग बुद्ध सिंह के द्वारा। फिर बोल बहारमली और राधा सत्यप्रकाश जोशी, इसमें बोल बहारमली इम्पोर्टेंट है। फिर सेनानी मेघराज मुकुल, इम्पोर्टेंट। कायम खारासो राजकवि, वीर भायण बादर दाडी के द्वारा। शिशुपाल वध कवि माघ के द्वारा। पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा, इम्पोर्टेंट। इसमें पृथ्वीराज तृतीय चौहान के जो वंशक्रम है उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें सोमेश्वर का इतिहास प्रमुख है। फिर एक आता है अपने वेली किशन रुक्मणिरी, पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखा गया था। डिंगल भाषा, डिंगल भाषा मैंने बताया आपको मारवाड़ी या फिर अपन बोले इसको पश्चिमी राजस्थानी साहित्य रूप है ये, ठीक है। और दुर्साडा ने इसे 5वां वेद कहा और 19वां पुराण कहा। किसको कहा? वेली किशन रुक्मणिरी को। और पृथ्वीराज राठौड़ ये है, इन्हें डिंगल का हैरोंस बोला जाता है और ये अपने पिथल नाम से प्रसिद्ध है, पिथल, ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि पाथल और पिथल नाम से रचनाएं, कन्हैयालाल सेठिया, ठीक है। फिर पृथ्वीराज रासो अपने चंद्रबरदाई, इम्पोर्टेंट। और इसमें किसका वर्णन मिलता है? अपने तराइन युद्ध। तराइन युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, ठीक है। तो ये था अपने राजस्थान का साहित्य। अब देखो इसमें आपको रटना ही पड़ेगा, पर जो जो इम्पोर्टेंट बताए हैं सब आपका फर्ज क्या बनता है, जो जैसे सबसे पहले जो जो इम्पोर्टेंट बताए हैं उनको घोट के पढ़ना है पहले बार में, तो उसके बाद में जो थोड़े से कम इम्पोर्टेंट है अपने को उसकी ओर ध्यान देना है। अब एक बार मैं वापस इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले आया अपने मुनोत नैन्सी 2, मारवाड़ परगना विगत नैनसिरी ख्यात, ठीक है। विजयदान देथा में 3, बातारी फुलवारी, अलेखो हिटलर, चरणदासी चोर, एक परिणति। आगे बढ़ते हैं अपन। यादवेंद्र शर्मा, मेहंदी के फूल, हुण गौरी किण प्यूरी, ठीक है। फिर कन्हैयालाल सेठिया, कुकू, सबसे इम्पोर्टेंट धरती दोरारी, धर कूचा धर मंजिला, मायड्रो हेलो, शब्द इनकी रचना है, ओके। फिर अपने आते हैं केसर विलास, विश्रांत प्रवास, फाट का जंजाल, ये अपने शिवचंद्र भारतीय की है और इन्होंने अपने राजस्थान का प्रथम नाटक केसर विलास लिखा था। फिर पग फेरो आता है अपने मणि मधुकर का, मुर्दों का टीला है अपने रागे राघव का, नरपति नाल है बीसल देव रासो नरपति नाले के द्वारा लिखी गई, जिसमें रानी राजपति का उल्लेख था, ओके। रणमल चंद्र अपने श्रीधर के द्वारा, अचलदास खिचरी वचनी का शिवदास गार्डन के द्वारा, ये इंपोर्टेंट मैंने बता ही दिया। वंश भास्कर को पूर्ण किया उसके बेटे ने, रचना है सूर्यमल मिश्रण की। सूर्य मिश्रण की अन्य रचनाएं छंदमयुग, राम रंजाट और वीर सतसई। वीर सतसई में अपने 1857 की क्रांति की जानकारी मिलती है। फिर चेतावनी रचुंगटिया मैंने बताया केसरी सिंह बारट। अब केसरी सिंह बारट ने किसको रोका था दिल्ली में के दरबार में जाने के लिए? तो आप बताएंगे उसको फतेह सिंह को रोका था। 13 सोरठे लिखे थे, ठीक है। फिर आगे क्या है? कान्नड़ देव प्रबंध। कान्नड़ देव प्रबंध किसने लिखी? कान्नड़ देव प्रबंध अपन इसने लिखी है पद्मनाथ ने। फिर किस किस का वर्णन? एक तो युद्ध का वर्णन कान्नड़ देव और औरंगजेब के बीच, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में, और एक इनकी पुत्री और पुत्रियों का प्रेम प्रसंग है, ओके। फिर कुवोलिया माल्या उद्योतन सूरी, 18 देसी भाषा, राजस्थान की मरुवाणी भी या मरुभाषा भी। फिर बताया मैंने हमीर, हमीर हट करेगा चंद्रशेखर, हमीर रायण भाउंड व्यास, हमीर मदमदर नैनचंद्र सूरी। फिर एक एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल जेम्स टोड, और इसका अन्य नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। फिर आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ये जो रचना है ये है अपने बांकीदास जी की। फिर डोला मारूरा दुहा, ये है अपने कवि कल्लोल की। फिर एक है अपने बोल भारमली, तो ये जो बोल भारमली है ये अपने किसकी है? सत्यप्रकाश जोशी की। फिर सेनानी है मेघराज मुकुल की, इम्पोर्टेंट है ये।
शिशुपाल वध अपने कवि माघ के द्वारा, पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा, इसमें सोमेश्वर का इतिहास और पृथ्वीराज तृतीय के वंशक्रम का उल्लेख। फिर वेली किशन रुक्मणी, ये पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा, इम्पोर्टेंट है ये। और पृथ्वीराज रासो अपने चंद्रबरदाई जी के द्वारा। इसे हिंदी का पहला महाकाव्य भी बोलते हैं। और राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से ये बताता है। ओके, फिर आता है एक अपने पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। हरि के लिए नाटक, ये अपने राजस्थानी हिस्ट्री में जब अपन चौहानों का इतिहास पढ़ते हैं तो चौहानों के इतिहास में आता है विसलदेव या फिर जिसका अन्य नाम विग्रहराज चतुर्थ था, उसके द्वारा हरि के लिए नाटक की रचना करी जाती है। फिर एक है रागमाला या राग मंजरी, तो इसको पुंडरीक विठल के द्वारा, बीकानेर राठौड़ारी ख्यात, इम्पोर्टेंट। किसके द्वारा? दयालदास जी के द्वारा। सूरज प्रकाश कर्णिदान के द्वारा। राज रूपक वीरभान के द्वारा। राव जेत सूर्योद छंद, इम्पोर्टेंट है, बिट्ठू सुजाई के द्वारा, पूछे हुआ भी है बार बार। वीर विनोद श्यामलदास जी के द्वारा। एक लिंग महात्म्य कान्हा व्यास के द्वारा। क्या? एक लिंग महात्म्य किसके द्वारा? इम्पोर्टेंट है, कान्हा व्यास के द्वारा। प्रताप रासो जाचक जीवन। फिर राज प्रकाश किशोरदास, राज विनोद सदाशिव भट्ट, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर, बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी, इंपोर्टेंट पूछे हुआ है बार बार। भाउंड व्यास मैंने बताई, हमीर रायण किसके द्वारा? भाउंड व्यास के द्वारा। संगत रासो गिरधर आसिया के द्वारा। अजितोदय जगजीवन भट्ट, बिहार सतसई महाकवि बिहारी, तो बिहार से बिहारी याद रख लेना। और एक ये इंपॉर्टेंट है, कर्मचंद्र वंशोत्कीर्ण काव्यम, जयसोम सूरी के द्वारा। तो ये थे राजस्थान के साहित्य में। देखो इनको याद करना ही पड़ेगा, ये सारे के सारे पीवाईक्यू है। मैंने तो पीवाईक्यू और थोड़ा सा एनसीईआरटी का सारे लिखा है। अगर और भी चीज लिखता तो ये लगभग भी 20 पेज में चल जाता राजस्थान का साहित्य। तो राजस्थान का साहित्य बहुत बड़ा है, अपने को सेलेक्टिव ही इसमें पढ़ना पड़ेगा। ये भी इतने सारे भी याद हो जाएंगे ना तो भी वो है सब बड़ी बात। तो इम्पोर्टेंट कैसे याद करेंगे? सबसे पहले इम्पोर्टेंट, दूसरा फिर थोड़े कम इम्पोर्टेंट है वो याद करेंगे, तीसरे वाले में उनको नज़र से निकाल देंगे जो ऑप्शन आएगा, तो फिर अपने को एक्सपीरियंस के द्वारा पता चल जाएगा। ओके, तो ये था अपने राजस्थान का साहित्य वाला टॉपिक। आगे बढ़ते हैं अपन अगले टॉपिक की ओर, राजस्थान की लोक देवियाँ। तो देखिए राजस्थान की लोक देवियाँ, राजस्थान की लोक, अब देखो एक तो राजस्थान की लोक देवियाँ, लोक संत, लोक देवता, ये तीन टॉपिक एक साथ इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ेंगे इनमें अपन। देखो पहला है राजस्थान की लोक देवियाँ में कैला देवी। तो कैला देवी इनका मंदिर कहाँ पे है? त्रिकुट पर्वत करौली, मैंने बताया था ऊपर भी। और लांगुरिया गीत इनके गाए जाते हैं, ये भी अपने ऊपर आ गया था। और इनका मेला कब बनता है? चैत्र शुक्ल अष्टमी। इसको कैसे याद करेंगे? सॉरी, CS8 चैत्र, S से शुक्ल, 8 से अष्टमी। तो मेला कब बढ़ता है इसका? चैत्र शुक्ल की अष्टमी को। और ये अपने किसका रूप मानी जाती है? दुर्गा माता का रूप मानी जाती है। और एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ बलि देने की परंपरा नहीं है, अर्थात मांस नहीं चढ़ाया जाता, यहाँ पे मांस नहीं चढ़ाया जाता। और भक्तों के द्वारा लांगुरिया गीत, ये मैंने आपको बता ही दिया था वहाँ पे जब लोक संगीत ये आया था चैप्टर। तो कैला देवी क्या हुई? त्रिकुट पर्वत करौली, CS8 लांगुरिया नृत्य। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ठीक है। फिर दूसरी है अपने करणी माता। तो करणी माता कहाँ पे? देशनोक बीकानेर में। इनका जो अन्य नाम है रिद्धिबाई। और ये अपने चारण जो जाति हैं एवं बीकानेर के जो राठौड़ वंश है उनकी कुलदेवी मानी जाती है। फिर इनके जो उपनाम है, भी यहाँ पे चूहे पाए जाते हैं, दौड़े चूहे, तो चूहों वाली देवी भी बोला जाता है और दाढ़ी वाली डोकरी भी बोला जाता है इनको। मुख्य मंदिर हो ही गया ये, देशनोक बीकानेर मुख्य मंदिर है इनका। और फिर स्तुतियाँ जो है इनकी वो चारण चर्चाएँ कहलाती है। ये पूछा हुआ प्रश्न है, स्तुतियाँ चारण चर्चाएँ। और साल में 2 मेले लगते हैं इनके, साल में 2 मेले, ठीक है। फिर एक तो चैत्र में, एक आश्विन में। चैत्र और आश्विन, ठीक है।
फिर इनका जो प्रतीक है वो सफ़ेद चील या सफ़ेद चूहा, चूहा मैंने बता ही दिया आपको, इनके मंदिर में पाए जाते हैं, जिन्हें काबा कहा जाता है। फिर इन्होंने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी थी, और जैसलमेर के जो भाटी राजपूत है वो करणी माता की पूजा नहीं किया करते। तो करणी माता के बारे में क्या क्या याद रखना है, रिद्धि बाई, डोकरी, काबा वाली माँ, सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं इसलिए चूहों वाली देवी, और एक अपने को सबसे इम्पोर्टेंट देशनोक बीकानेर में, और इनकी जो स्तुतियाँ है उसको चारण चर्चाएँ कहा जाता है। फिर जीण माता, जीण माता मधुमक्खियों की देवी कहते हैं, और इनका जो मंदिर है ये इम्पोर्टेंट है रेवासा सीकर में, ठीक है। और जिसका निर्माण किसने करवाया था, हट्टड़ के द्वारा, ये पूछे हुआ प्रश्न है। इसका जीण माता का मेला भी चैत्र और अश्विन नवरात्र में, उनका भी चैत्र और अश्विन नवरात्र में। इनका गीत सबसे लंबा है जीण माता का, और मंदिर में 2.5 प्याले शराब के चढ़ाए जाते हैं। अगला है शाकंभरी माता, शाकंभरी माता अपने इनका मंदिर है उदयपुर वाटी झुंझुनू में, और ये जो सांबर जयपुर के जो चौहान है उनकी कुल देवी है। सांबर के जो चौहान है, जैसे अपने अजमेर के चौहान, नाडोल के चौहान ऐसे है ना, तो वैसे सांबर के जो चौहान है उनकी कुल देवी है कौन, शाकंभरी माता। देखो एक तो होती है इष्ट देवी, एक होती है कुल देवी। इष्ट मतलब होता है प्रिय, तो प्रिय मतलब ये व्यक्तिगत के लिए की जाती है, व्यक्तिगत, जैसे मेरे को, जैसे सपोज कर मुझे हनुमान जी है पसंद है, तो मेरे इष्ट देव कौन से होंगे, हनुमान जी। जीण माता पसंद है तो मेरी इष्ट देवी हो गई जीण माता। और ये कुल देवी जो अपने पूर्वजों से चलती आ रही है ना, पूर्ण मतलब जो कुल का एक देवता माना जाता है कि इनकी पूजा सर्वाधिक की जाती है, उनके लिए कुल देवी प्रयोग में ली जाती है, जो पुरखों से चली आ रही है अपने। तो शाकंभरी माता कुल देवी है किनकी, सांबर के चौहानों की। इनका मेला भी चैत्र और अश्विन माह में, ठीक है। फिर एक है त्रिपुरा माता या त्रिपुरा सुंदरी, जिन्हें तुरताई माता भी कहते हैं। ये PYQ में पूछा गया था, तुरताई माता किसे कहते हैं। तो इनका जो मंदिर है वो है अपने तलवाड़ा बांसवाड़ा में, और पांचाल जाति की कुल देवी कही जाती है ये। तो अपने को इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में। अगला है चामुंडा माता, चामुंडा माता अपने मुख्य मंदिर कहाँ पे इनका, मेहरानगढ़ जोधपुर में, और इसका निर्माण किसने करवाया था, रावचुंडा ने। और ये जादपुर के राठौड़ जो वंश है ना उनकी इष्ट देवी मानी जाती है। इष्ट देवी और कुल देवी में मैंने आपको अंतर करवा दिया है। अब अगला है शीतला माता, तो शीतला माता क्या है, सवाई माधो सिंह प्रथम ने इनका निर्माण करवाया था इस मंदिर का, कहाँ पे, आमेर में। फिर इनकी ये पूछे हुआ इम्पोर्टेंट है कि खंडित मूर्ति की जो पूजा है कौन सी माता की जाती है, शीतला माता की। और इनका जो पुजारी होता है वो कुमार जाति का होता है। और ये इनका जो वाहन है ना, ये देखो शीतला माता, ये है अपने गदा। तो शीतला माता का जो वाहन है वो अपने गदा, ठीक है। फिर इनका जो मेला है वो शील की डोंगरी चाकसू जयपुर में बढ़ता है। कब बढ़ता है, चैत्र कृष्ण सप्तमी और अष्टमी। अब देखो मैंने एक दो बताया आपको, एक तो CS8, एक CK8, ठीक है। CS8 चैत्र शुक्ल अष्टमी, इसको तो कौन सा, शीतला अष्टमी। और देखिए ये मैंने आपको CK8 लिखा था, CK8 सॉरी ये रहा CS8 चैत्र शुक्ल अष्टमी, ठीक है। तो सॉरी ये दो बताए थे मैंने आपको, ठीक है। तो चैत्र शुक्ल अष्टमी, इसको तो मैंने आपको बताया था त्रिकुट पर्वत वाली करौली माता का। और चैत्र कृष्ण ये इम्पोर्टेंट है, शीतलाष्टमी बार बार में पूछते हैं वो, तो CK8, ठीक है। CK8 याद कर लेंगे अपन। फिर गधों का मेला लगता है यहाँ पे, और बैलगाड़ी मेले के नाम से इनका मेला जो शीतला माता का मेला प्रसिद्ध है। इनका उपनाम है सेडल माता, महामाई, चेचक की देवी या कोड की देवी। ये पूछे हुआ है बच्चों की संरक्षिका वाला, ठीक है, या मातृ रक्षिका भी बोलते हैं। इनका प्रतीक है मिट्टी का दीपक। तो शीतला माता में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट हो गया कि इनका जो मंदिर है वो अपने चाकसू जयपुर में है, वाहन है इनका गधा, प्रतीक है इनमें मिट्टी का दीपक। और CK8 चैत्र कृष्ण सप्तमी या अष्टमी को यहाँ पे मेला बढ़ता है इनके। फिर एक है अपने सचियाय माता, कहाँ पे इनका मंदिर, मुख्य मंदिर OCI जोधपुर में, इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया गया है। और मंदिर में इनकी महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमा है काले रंग की। ओसवाल जाति की कुल देवी कौन है, सचियाय माता, ये पूछा गया है।
ओके। फिर नागणेची माता, नगाना गांव बाड़मेर में, मारवाड़ के राठौड़ों की कुल देवी। फिर एक आती है स्वांगिया माता, ये जैसलमेर के इम्पोर्टेंट पूछा हुआ है। ये जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी मानी जाती है। कौन सी? स्वांगिया माता। और इनका जो प्रतीक है ये भी पूछा हुआ है, सुगन चिड़ी। और ये वीडियो 2016 वाली वैकेंसी में पूछा गया था। आवड़ माता कौन सी माता का रूप मानी जाती है? तो आवड़ माता अपने स्वांगिया माता का रूप मानी जाती है। तो ये जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी है। फिर एक है तनोट माता, इंपोर्टेंट है ये तनोट माता। तनोट माता तो देखिए, तनोट माता इन्हें जो बीएसएफ के जवान है ना, वो इनकी पूजा करती है। ये देखिए बीएसएफ के जवान इनकी पूजा करेंगे। मुख्य मंदिर का है तनोट जैसलमेर में। इन्हें सेना की देवी या रुमाल वाली देवी या थार अपने रेगिस्तान वाला, तो वहाँ की वैष्णो देवी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किन्हें? तनोट माता जैसलमेर को। ओके। फिर हिंगलाज माता अपने मुख्य मंदिर कहाँ पे है? लोद्रवा जैसलमेर में, याद करेंगे। शीला देवी आमेर जयपुर में इसका मंदिर का निर्माण है। और किसने करवाया था? मानसिंह प्रथम ने। काले पत्थर की अष्टभुजी प्रतिमा है। जयपुर के कछवार राजवंश की कुल देवी को इष्ट देवी कौन है? जयपुर के कछवार राजवंश की शीला देवी। इंपोर्टेंट है इनका मंदिर आमेर जयपुर में। जो इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान में रखना है। फिर अंबिका माता, इनका मंदिर कहाँ है? जगत गांव उदयपुर में। और ये इंपोर्टेंट है, पूछे हुआ है ये। इनका निर्माण अल्लट द्वारा 10वीं शताब्दी में करवाया गया था। कौन सी माता का मंदिर है ये? अंबिका माता का मंदिर। ठीक है। फिर एक है, और इसे जो अंबिका माता का मंदिर है, इसको मेवाड़ का खजुराहो भी कहा जाता है। फिर आता है अपने दधिवती माता, तो इनका जो मंदिर है अपने गोठ मांगलोद नागौर में है दधिमती माता। ये इंपोर्टेंट है, पूछा गया हुआ है। ये सारी माताएं जो पूछी हुई है उनको ही मैंने नोट्स में डाला है। इसके अलावा जो माताएं हैं वन लाइनर में देख लेते हैं। ज्वाला माता जोबनेर, जिसे खंगारोत जाति की इष्ट देवी मानते हैं। रानी सती झुंझुनू, या जिसे नारायणी देवी भी कहते हैं, झुंझुनू की है। चौथ माता, ये अपने चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में। और इसे कंजर जाति की कुल देवी माना जाता है। किसे? चौथ माता को कंजर जाति की कुल देवी मानते हैं। फिर ये इंपोर्टेंट है आई माता अपने बिलाड़ा जोधपुर की है। और इनके मंदिर को बडेर कहा जाता है। सिरविज समाज की कुल देवी है ये आई माता। और मंदिर में इनकी दीपक की ज्योति से केसर टपकता है। जो दीपक है उसकी ज्योति से केसर टपकता है। कौन से मंदिर की विशेषता, कौन सी माता की विशेषता है ये? आई माता बिलाड़ा जोधपुर की। फिर एक आते हैं अपने ब्राह्मणी माता, ये कहाँ की है? सोरसन बारा की। और एकमात्र है जिनकी पीठ की पूजा होती है। ठीक है, ब्राह्मणी माता। फिर एक है कुशाल माता बदनौर भीलवाड़ा की। छींक, अब देखो एक तो है छींक, एक है छींच, दोनों में डिफरेंस है। छींक तो आ जाएगी जयपुर में और छींच आ जाएगा बांसवाड़ा में। तो छींक माता कहाँ की हुई और नकटी माता कहाँ की हुई? अपने जयपुर की। छींच माता हुई बांसवाड़ा की। खलकाणी माता है अपने लूणियावास जयपुर। ओके। और खलकाणी माता का जो लूणियावास जयपुर है, ये अपने गधों के मेले के लिए जाना जाता है। फिर है नारायणी माता, ये अपने अलवर की पूछ लिया गया है। नाई जाति की कुल देवी कौन है? नारायणी माता। सुंदा माता कहाँ की है? जालोर की। इंपोर्टेंट है, पूछा गया है। आवड़ माता जैसलमेर। केवाय माता कहाँ की है? किणसरिया गांव पर्वतसर नागौर की। फिर एक है तुलजा भवानी माता, चित्तौड़गढ़ में, इंपोर्टेंट है। वीरात्रा माता चौहटन बाड़मेर। ये देखो, ये जितनी भी माताएं हैं ना, ये पूछी गई है ऐसे सुमेलित करें। ऐसे नहीं कि एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया कि नारायणी माता किस कौन सी जाति की कुल देवी, ऐसे नहीं पूछा है। सुमेलित कीजिए, ये वाला तो ऐसे पूछा था, परंतु ये जो है ना, जैसे सुंदा माता, फिर आवड़ माता, वीरात्रा माता, ऐसे देखे। फिर इनके जिलों के नाम, फिर सुमेलित करवा रहा था वो। ठीक है, ये पूछा था उन्होंने। ऐसे पूछे जाते हैं माता वाले में तो 90% तो। फिर शाकंभरी माता सांबर जयपुर में। सुगाड़ी माता इंपोर्टेंट आहुआ पाली में। 1857 की क्रांति के दौरान ये क्रांतिकारियों की इष्ट देवी थी। और इन्हें है ना, एक ये भी है कि दर्श तो सिर और 54 हाथ वाली माता भी कहा जाता है। और ये अपने
जो कुशाल सिंह चंपावत उनकी देवी थी ये। कुशाल सिंह चंपावत वही थे जिन्होंने एक तो बिथोड़ा का युद्ध लड़ा था और एक इन्होंने लड़ा था चेलावास युद्ध। ये मैं हिस्ट्री में चला गया हूँ यहाँ से, चेलावास युद्ध, ठीक है। और इस युद्ध में उन्होंने मैक मोसन को मारा था और इसकी गर्दन को आउवा किले पर लटका दिया था, ठीक है। तो ये थी अपने सुगाड़ी माता। फिर जीर्ण माता सीकर की, चामुंडा माता जोधपुर मेहरानगढ़ जोधपुर की, जमवाय माता जमवारामगढ़ जयपुर की, जमवा से जयपुर। ब्राह्मणी माता ये तो ऊपर आई गया, जिनकी एकमात्र जिनके पीठ की पूजा होती है। त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा की, इडाना माता उदयपुर की, घेवर माता राजसमंद, ये सुंदा माता भी आ गया ऊपर जालोर में। रानी भटियाणी जसोल बाड़मेर में। अब देखो ये पीवाई की वैसे पूछा गया था ये कि कौन सी माता की पूजा तीर्थ यात्रा पर जाते समय करते हैं। तो पथवारी जो माता है अपने उसकी यात्रा, पथवारी जो माता है उसकी पूजा अपन तीर्थ यात्रा पर जाते समय करते हैं। फिर एक ये भी पूछा गया था पीवाई में ब्रह्मर माता, ये है अपने छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में। और अधर माता या अर्बुद माता ये अपने सिरोही में। तो माता से जो बेसिकली प्रश्न पूछते हैं ना, देखो मैं एक प्रश्न लिख के दिखाता हूँ आपको। जैसे एक उन्होंने दिया अर्बुद माता, ऐसे पूछेगा वो, सुमेलित करे अर्बुद माता, माता और जिला, ठीक है, सिरोही। फिर दूसरा जैसे ऐसे दे देगा त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर, फिर घेवर माता राजसमंद, और फिर जमवाय माता जयपुर। अब या तो वो सुमेलित करवाएगा, नहीं सुमेलित ना करवाए तो वो यहाँ पे बोल देगा कि सुमेलित नहीं है। तो अर्बुद माता पन्ने पर सिरोही, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी उदयपुर नहीं, त्रिपुरा सुंदरी तलवाड़ा बांसवाड़ा में है। घेवर माता राजसमंद, ठीक है। जमवाय माता जयपुर, ठीक है। तो माता में बेसिकली जो मेन माता थी, जैसे ऊपर वाली जीर्ण माता हो गई, अपने बीकानेर वाली माता हो गई रिद्धिबाई डोकरी जो बोलते हैं, जिनको सफ़ेद चूहों वाली के नाम से फेमस है, वो माता हो गई। तो ये जो मेन माताएं हैं ना, आई माता, इनके लिए तो वो पर स्टेटमेंट बेस पूछ सकता है, परंतु ये जो वन लाइनर है ना, वन लाइनर के लिए वो ये इस प्रकार से पूछेगा, या तो सुमेलित नहीं है या फिर सुमेलित है, फिर जैसे ए में फर्स्ट, बी में दो, इस प्रकार से वो इस प्रकार वाले क्वेश्चनों में जाएगा लोक देवी वाले चैप्टर में, ठीक है।